सभी स्टूडेंट का आज की इस महामैराथन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी जो एमएमआई की क्लास है, मैराथन क्लास, वो स्टार्ट हो रही है और आप सबसे पहले इस वीडियो में, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से, टोटल 11th एंड 12th का फिजिक्स बेस्ड क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सब्जेक्ट आपको हार्ड नहीं लगना चाहिए। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, जितने भी हमने आपको 20+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है उतना आप जरूर पढ़िएगा। पहली बात, उसमें एग्जाम में पूछा जाता है कि मेट्रोलॉजी क्या होती है, मेट्रोलॉजी क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका स्कोप क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेट्रोलॉजी में क्या होता है, इसका हिंदी जो होता है आप जानते होंगे, इसका हिंदी होता है मापनिकी। क्या होता है इसका हिंदी? मापनिकी होता है। तो आप देखते होंगे कि अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक। जैसे कि आप ये जानते हैं कि हमारा जो पैर है या जो हमारे पैर में 5 नंबर का शूज लगता है या 7 नंबर का शूज लगता है, तो आपके पैर का वो स्टैंडर्ड है कि हमें 7 नंबर का शूज लगेगा। उसी प्रकार से जब कंपनियों में कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसकी एक्यूरेसी, उसकी जो क्वालिटी होती है, उसका एक स्टैंडर्ड होता है कि अगर मान लीजिए आपका फ़ोन बना है, ठीक, कि यह फ़ोन जो है आपका 6 घंटे चलेगा अगर एक बार 100% चार्ज हो गया, तो उसकी वह एक क्वालिटी है, उसका वह स्टैंडर्ड है, ठीक। जैसे कि आपकी बहुत सारी कंपनियां हैं, सभी कंपनियों का अलग अलग स्टैंडर्ड है। उसी प्रकार से आपके इस क्षेत्र में भी चाहे जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनका एक अलग से स्टैंडर्ड होता है। तो उन सभी का ज्ञान हम मेट्रोलॉजी के अंदर देखते हैं। इसमें हर एक प्रोडक्ट के छोटे छोटे पार्ट से लेकर बड़े बड़े पार्ट तक की गणनाएँ की जाती हैं, उनका मापन किया जाता है। सो चलिए देखते हैं मापनिकी या मेट्रोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि मेट्रोलॉजी क्या होता है। इंजीनियरिंग का वह विषय होता है जिसके अंतर्गत मापन के स्टैंडर्ड्स यूनिट, मापन यंत्रों तथा मापन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। हमने आपको बताया कि इसके माध्यम से जो कुछ भी किया जाएगा वो सब एक स्टैंडर्ड बेस पे किया जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग में किसी भी प्रोडक्ट के निर्माण करने के लिए उस प्रोडक्ट को एक निर्धारित स्टैंडर्ड के अनुसार इस प्रकार बनाया जाता है कि उसकी जो डायमेंशंस हैं, उसकी एक्यूरेसी सही रहे, वह हाई एक्यूरेसी वाला होना चाहिए, उसकी क्वालिटी जो एकदम इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए, ठीक। तो इन सभी का जो ज्ञान होता है वो आप मेट्रोलॉजी के अंतर्गत ही प्राप्त करते हैं, ठीक। तो आप सिंपल तौर पे कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग का वह विषय जिसके अंतर्गत हम मापन की स्टैंडर्ड्स यूनिट का गणना करते हैं, उसको मापन प्रक्रियाओं के अंतर्गत मापते हैं, उसी को हम मेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक। आप किसी भी वस्तु का, किसी भी सामान का अगर आप स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट करते हैं तो आप मेट्रोलॉजी के अंतर्गत ही करते हैं। चलिए, हो गया इतना। अब ये मेट्रोलॉजी हो गया, समझ गए होंगे कि मेट्रोलॉजी क्या होता है। आगे हम इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ये सब आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, पूछे भी जाते हैं। आगे इसका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी जो होता है, इसका काम है मापन करना, लेकिन मापने के लिए आपके पास अलग अलग डिवाइसेस भी होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट कह रहा है कि मापन में प्रयोग होने वाले आवश्यक गेज एवं फिक्चर्स आदि का डिजाइन तैयार करना। जैसे कि आपको पता ही है कि प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक तो बना नहीं है, उसको बनाने के लिए लेबर्स की आवश्यकता पड़ी है, आपकी बिजली की खपत हुई है, धन खर्च हुआ है, समय खर्च हुआ है। उसी प्रकार से किसी प्रोडक्ट को एक स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट के लिए आपको उसको सही जगह फिक्स करना ज़रूरी होगा, सही जो इंस्ट्रूमेंट मापने के होते हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो होता है आपके मेट्रोलॉजी का उद्देश्य होता है कि जो कुछ भी आपके यूज किए जाएँ, चाहे वो मापने वाले यंत्र हों, चाहे वो फिक्स करने वाले यंत्र हों, उन सब की अच्छे प्रकार से डिजाइनिंग की जानी चाहिए। नेक्स्ट आपका कहता है कि उत्पादन तथा निरीक्षण करने वाले कर्मियों को नई आधुनिक विधियों तथा आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने कोई स्टैंडर्ड बना लिया है किसी प्रोजेक्ट का, अगर वो प्रोडक्ट उस पर काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसका जिसने निरीक्षण किया उसने सही से निरीक्षण नहीं किया। इसलिए जितने भी वहाँ पे फोरमैन वगैरह होते हैं उन सबका सही प्रकार से ट्रेनिंग करना भी जरूरी होता है, ताकि अगर वो निरीक्षण करें तो कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आने पाए। थर्ड इसका जो होता है वो कहता है कि मापन संबंधी समस्याओं का कार्यस्थल पर ही अध्ययन करना तथा उनका आवश्यक हल निकालना। जैसे कि होता है कि मेजरिंग करते समय बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक। तो मापने में अगर कोई भी समस्याएं आ रही हैं तो जो आप लेआउटिंग किए हैं, हम अभी आप पिछले सेमेस्टर एग्जाम दिए हैं ना,
लेआउट, वर्क प्लेस लेआउट के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा भी गया था, हमने पढ़ाया भी था आपको लास्ट टॉपिक में। तो क्या होता है कि जहाँ भी कार्यस्थल आपका जहाँ काम चल रहा हो, वहाँ पे अगर कोई भी समस्याएं हो रही है मेजरिंग संबंधी, तो उसको उसी समय वहीं सॉल्व कर लें। नहीं तो आप उस प्रोडक्ट को बाहर खींच दें, नहीं तो जो समस्याएं हो रही हैं उसको वहीं हल करके तुरंत नया आप वहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा के उसकी गणना कर लीजिए। तो ये भी होता है ऑब्जेक्टिव मेट्रोलॉजी का। नेक्स्ट आपका कहता है कि मापन की विभिन्न विधियों का स्टैंडर्डाइजेशन करना, जैसे कि जिस भी माध्यम से आप मेजरमेंट कर रहे हैं, जो भी मेथड आप अपना रहे हैं, सबका एक अलग स्टैंडर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी डुप्लीकेट आप यंत्र से मेजर करने लगे वो सारा डाटा ही गलत बता दे। तो ऐसा नहीं, जो भी यंत्र वहाँ यूज किए जाएंगे मापने वाले, सबका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, सब अच्छे क्वालिटी वाले रहने चाहिए। ये भी इसका उद्देश्य होता है। अगर जब ये सब क्वालिटी जिस यंत्र में रहेगा वही मेट्रोलॉजी के अंतर्गत मेजर का काम कर सकता है। नेक्स्ट आपका उद्देश्य इसमें कहता है कि यह भी सुनिश्चित करना कि किसी कार्य के लिए जिस मापन यंत्र का प्रयोग किया जाना है उसके लिए वह उपयुक्त है या नहीं। जैसे कि कभी कभी रेयर केस में यह होता है कि आप किसी दूसरे यंत्र के माध्यम से हम हाइट ज्ञात करने चले जाते हैं, किसी दूसरे यंत्र के माध्यम से हम उसका प्रेशर मापने चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस काम के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लाया गया हो उस काम के लिए ही उसको हम यूज करें। तो ये सब भी होता है मेट्रोलॉजी का उद्देश्य। ठीक, इतना समाप्त होता है। इसके बाद अगर हम थोड़ा और आगे चलें तो स्कोप देखते हैं। मेट्रोलॉजी स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी। तो इसका फर्स्ट है कि अलाइनमेंट ऑफ मशीन टूल। देखिए, जब भी पूछा जाएगा तो पूरा आपको लिखना ही पड़ेगा, तभी आप 5 नंबर पाएंगे। तो फर्स्ट है कि अलाइनमेंट ऑफ मशीन टूल। एक बात और, जब भी मेट्रोलॉजी पूछा जाए तो आप पूरा लिखें इसके बारे में, जितना भी जानते हो। क्वेश्चन में भले ही कुछ पूछा ना हो, ठीक। तो इसका स्कोप देखते हैं। तो फर्स्ट कह रहा है कि अलाइनमेंट ऑफ मशीन टूल। अब इसके बारे में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि कह रहा है कि अलाइनमेंट ऑफ मशीन टूल मतलब जो भी मशीन के औजार हैं उनका एक तरह से संरेखण करना, मतलब एक लाइन में उनको व्यवस्थित करना। अब इसमें क्या लिख सकते हैं आप लोग, जैसे कि क्या होता है कि चाहे जो भी मशीन आप लोग लगाते हैं, प्रोडक्ट आप वहाँ से जनरेट कर रहे हैं, तो उसकी जो क्वालिटी होती है, वो उसकी जो एक्यूरेसी होती है, वो मशीन के अलाइनमेंट पर भी निर्भर करती है। जो मशीन के औजार होते हैं उसके अलाइनमेंट पे भी निर्भर करती है। जैसे कि ये होता है कि मान लीजिए आप फर्स्ट मशीन लगा दिए हैं यहाँ पे ड्रिलिंग, और सेकेंड मशीन पे आपको फाइलिंग करना है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि फाइलिंग पे ना ले जाके आप किसी तीसरे पे कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ ड्रिलिंग किया, उसके बाद आपको सेकंड वाले पे जाना था, लेकिन आप डायरेक्ट थर्ड वाले मशीन पे चले गए। तो इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट सही नहीं रहेगा। इसलिए अलाइनमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है मशीन के टूल का। ठीक, इसके अंतर्गत हम मशीन का जो बेड होता है, जो उसके स्पिंडल होते हैं, उन सब की जाँच करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, इसमें स्कोप है कि मापन यंत्रों का अनुरक्षण, जो आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, इनका मेंटेनेंस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, इन सब के बारे में आप आगे बना के लिख सकते हैं, हम बता दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। जैसे कि क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके मेजर इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, काम करते करते वो ख़राब हो सकते हैं, तो उनका जो मेंटेनेंस होता है, जो अनुरक्षण होता है, वो करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप बाइक चलाते हैं, उसमें अगर मोबिल नहीं है तो आपकी गाड़ी चल नहीं पाएगी, धुआं बहुत ज़्यादा फेंकेगी, ये सब जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो उसमें होता ये है कि आप उसका जाते हैं सर्विसिंग कराते हैं। उसी प्रकार से जो भी आपके यहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, उन सब का मेंटेनेंस करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सही से प्रोडक्ट की क्वालिटी को बनाए रखना चाहते हैं, उसका सही से मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो जो भी मेजरिंग टूल्स हैं उनका मेंटेनेंस आप जरूर करें। आगे आपको इसमें जो मन चाहे अपने तरफ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण। इस मेट्रोलॉजी का इसमें भी स्कोप होता है। जैसे कि क्या होता है, बहुत सारी कंपनियों में आपके हजारों करोड़ों मतलब अनगिनत प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, आपको पता ही होगा। तो जो वहाँ पे इंस्पेक्टर रहेगा, जो निरीक्षक रहेगा, वो चेक करने जाएगा, तो सभी प्रोडक्ट को तो वह चेक कर नहीं पाएगा। तो उसमें ये होता है कि ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उस जो लाट रहता है, लाट मीन्स होता है अनगिनत प्रोडक्ट उसमें रहते हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसमें से कुछ मतलब कुछ मात्रा में प्रोडक्ट को बाहर निकाल के उनकी हम मेजर वगैरह कर लेते हैं, सब कुछ सही रहता है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं सब कुछ सही है। तो उसका निरीक्षण करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे भी आपके मेट्रोलॉजी का ही स्कोप होता है निरीक्षण के क्षेत्र में। नेक्स्ट आपका कहता है कि कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्या है कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अर्थात जो उत्पादन प्रक्रम होता है उसका नियंत्रण भी बहुत ज़रूरी होता है।
जैसे क्या होता है, जो मेट्रोलॉजी होता है यह किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में क्वालिटी के कंट्रोल को सहायता प्रदान करता है। ठीक है, इसके लिए जो कुछ भी आप स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल पढ़े होंगे, SQC स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल आपने प्रोडक्शन मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, तो इस सिद्धांत पे यह काम करता है जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े लॉट के साइज लगे रहते हैं, कि मतलब जो भी प्रोडक्ट आपके होते हैं उनके मतलब साइज जान लीजिए अनगिनत होती हैं। ठीक, तो उनका हम अलग अलग एक कंट्रोल चार्ट बनाते हैं, उस पे उसके हम सारे डायमेंशंस वगैरह दिखाते हैं कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, मतलब सारा डाटा हम चार्ट पे ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा P चार्ट, N चार्ट, NP चार्ट, C चार्ट, उसमें क्या होता था, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, सब कुछ आप दर्शाते थे प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। वैसा ही कुछ आप कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी देखते हैं कि जितना डाटा रहता है, कहाँ वो ज़्यादा बढ़ गया है, कहाँ घट गया है, ये सब आप उस चार्ट पे दिखाते हैं। तो ये भी आपका एक मेट्रोलॉजी का स्कोप है कि इस क्षेत्र में भी आप मेट्रोलॉजी को एक तरह से समझ लीजिए डिफाइन कर सकते हैं। तो आप देख चुके हैं मेट्रोलॉजी क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है और इसका स्कोप क्या होता है। तो इतना आप लिख लीजिएगा और आपको यहाँ से देखिए पूरे नंबर मिलेंगे, आप टेंशन बिल्कुल ही मत लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम थोड़ा और आगे चलते हैं। इसमें हम अब देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड के बारे में। क्या देखेंगे? कुछ स्टैंडर्ड्स के बारे में देखेंगे। जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। क्या है स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट? जो मेजरमेंट अर्थात जो मापन के मानक होते हैं उसको समझते हैं। तो देखिए, आपका एक प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है, एक टर्टरी स्टैंडर्ड होता है, एक वर्किंग स्टैंडर्ड होता है। तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको समझते हैं। इसके बाद आपके मेजरमेंट आएंगे, जिसमें प्राइमरी मेजरमेंट, सेकेंडरी मेजरमेंट एंड टर्टरी मेजरमेंट आएगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, चलिए हम समझते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है? प्राइमरी स्टैंडर्ड जो ये मूल मानक होते हैं जिन्हें अत्यंत विशेष परिस्थिति में सावधानीपूर्वक रखा जाता है, इनकी सहायता से सेकेंडरी स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। इनका उपयोग सामान्य मापन प्रक्रिया में नहीं होता। मीटर तथा यार्ड इनके ही अंतर्गत आते हैं। देखिए, इसमें आपका कुछ नहीं है, इसमें बस आपको समझना ये है कि जो ये आपके प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं इन्हें ही हम मूल मानक कहते हैं। ठीक, इनके माध्यम से ही और आगे के स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे ये क्या है। जैसे कि होता ये है कि आप जब कुछ भी मेजर करने जाते हैं तो उनका एक अलग स्टैंडर्ड रहता है। ठीक, आप अगर मान लीजिए किसी भी मान लीजिए वर्नियर कैलिपर से किसी भी चीज़ के आंतरिक या बाह्य चूड़ियों की मापन कर रहे हैं, तो वो जो वर्नियर कैलिपर है वो आपका एक मेजरिंग डिवाइस है। तो वो जो मेजरिंग डिवाइस है उसका एक स्टैंडर्ड है। ठीक, तो आप क्या करते हैं, उसको देखते हैं कि इसमें क्या है, कैसे है, सारा डाटा उसमें फिट रहता है। उसी प्रकार से आपका ये प्राइमरी स्टैंडर्ड भी किसी डिवाइस का एक स्टैंडर्ड है। इसमें आपका जो मीटर गेज आता है वो आता है, इसमें आपका मीटर गेज आता है, और जो आपका यार्ड गेज होता है ये भी आपके इसके अंतर्गत आता है। इन सब के माध्यम से हम किसी भी चीज़ की लंबाई, लेंथ वगैरह मेजर करते हैं, ये आपको पता ही होगा। ठीक, इसके बाद आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड आता है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड में क्या होता है, लिखा गया ये स्टैंडर्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड के समान होते हैं। ये डिज़ाइन, लेंथ तथा मटेरियल में भी प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह ही होते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर द्वितीयक मानक का प्रयोग किया जाता है। देखिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लगभग दोनों सेम होते हैं। डिज़ाइन वगैरह जो कुछ भी इनकी रहती है सब कुछ लगभग सेम ही होता है। लेकिन जब फर्स्ट वाला कहीं पे काम कर रहा है, अचानक वह ख़राब हो जाता है, तब हम इसका यूज वहाँ पे करते हैं। ये थियरी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आपका टर्टरी आता है, जिसे आप तृतीयक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इन स्टैंडर्ड का प्रयोग सबसे पहले कार्यशाला तथा अन्य मानक प्रयोगशालाओं में अन्य कार्यक्रमी मानकों के रेफरेंस के रूप में किया गया था। देखिए, प्राइमरी सेकेंडरी आए थे बट उनका यूज हम वर्कशॉप में नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बाद आया आपका टर्टरी स्टैंडर्ड, जिसका यूज हम प्रयोगशालाओं में या बहुत बड़े बड़े मानक जो स्टैंडर्ड होते थे उनके साथ हम कर सकते थे। ठीक, नेक्स्ट हम आगे अगर चलते हैं, जो आपका है वर्किंग स्टैंडर्ड, जिसे आप बोलते हैं कार्यकारी मानक। ये क्या होता है, ऊपर आपने जितना देखा उन सब का मिक्सअप करके हमने बनाया वर्किंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये सभी मानकों से मिलते जुलते हैं, मतलब सभी स्टैंडर्ड जो हम सबकी क्वालिटी इसमें पाई जाती है। ये क्या करते हैं, इन्हें लो ग्रेड मटेरियल का बनाया जाता है। जब लो ग्रेड मटेरियल मतलब इसमें रॉ मटेरियल जो यूज किया जाता है उनकी ग्रेडिंग बहुत लो क्वालिटी की होती है, इसलिए ये सस्ते भी रहते हैं।
इसमें इस स्टैंडर्ड के जो बनाए जाते हैं वो सस्ते भी रहते हैं और इनका भी प्रयोग हम लोग मेट्रोलॉजी लेबोरेटरी या मेट्रोलॉजी प्रयोगशालाओं में करते हैं। तो ये आपके स्टैंडर्ड हो गए हैं, स्टैंडर्ड के सब मेजर हैं, ठीक, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड ऑफ मेजर ये हैं, ठीक है। और इसके बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे कि मापक के मानक कौन कौन से हैं तो आप ये इतना लिखेंगे। आगे अगर चलें तो मापन की विभिन्न प्रकार की श्रेणियां कौन कौन सी हैं, अब आइए हम इसको समझते हैं। तो देखिए, जो मापन की श्रेणियां हैं वो बहुत प्रकार की हैं। आपको हमने पहले ही बताया था कि प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्टरी होता है, ठीक है। तो प्राइमरी मेजरमेंट क्या होता है, चलिए हम इसको समझते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो इसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। प्राथमिक श्रेणी के माप, तो इसमें क्या कह रहा है कि जिन मापों को लेते समय किसी भी प्रकार का रूपांतरण नहीं होता है तथा ये सीधे ही प्रत्यक्ष प्रेक्षण से लिए जाते हैं, सीधे प्रत्यक्ष प्रेक्षण से लिए जाते हैं, प्रथम श्रेणी के मापन कहलाते हैं। अब एक कह रहा है कि किसी भी प्रकार का इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, किसी प्रकार का इसमें रूपांतरण नहीं होता। तो आप कहेंगे कि ये क्या होता है कि सीधे सीधे हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष में कैसे होता है। तो जैसे इसमें ये होता है कि कोई भी मेजरमेंट आप करने जा रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का अगर चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक, जैसे कि आपका कोई स्केल होता है, ठीक, स्केल आप सुने होंगे ना, तो आपका वह डायरेक्ट मेजरमेंट होता है जिसे आप प्रत्यक्ष मेजरमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक। जैसे कि लिखा गया है, किसी स्टैंडर्ड स्केल से अज्ञात लंबाई की तुलना करना, रंगों को देखकर तापमान का अनुमान लगाना, ये सब प्रथम श्रेणी के उदाहरण होते हैं। जैसे कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, आप बस देखकर ही अनुमान लगा सकते हैं, वही आपके प्रथम श्रेणी के अर्थात प्राइमरी मेजरमेंट के नाम से जानते हैं। जैसे कि क्या होता है कि आप सुनते हैं घड़ी सुने होंगे ना, वो पहले घंटा वाला घड़ी रहता था कि घड़ी का घंटा बज रहा है, तो आप अनुमान लगाते हैं कि हाँ इतना घड़ी में बज चुका है तभी आपका घंटा बज रहा है। पानी गर्म है या ठंडा उसका अनुमान लगाना, तो ये सब जो होते हैं प्राइमरी मेजरमेंट के अंतर्गत आते हैं। ये बेसिकली आपके ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड रहते हैं, इसको ह्यूमन बॉडी के माध्यम से हम निर्धारित करते हैं। तो आई होप आपको प्राइमरी मेजरमेंट के बारे में समझ में आया होगा। आगे इसी में चलते हैं, हम सेकेंडरी मेजरमेंट को समझते हैं। जो सेकेंडरी मेजरमेंट होता है इसमें बेसिकली आपका होता है कि जिन मापों में प्रेक्षण का केवल एक बार रूपांतरण हो। प्राइमरी में कोई रूपांतरण नहीं होता था, आप बस अनुमान लगा के मेजरमेंट करते थे, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का कोई मेजरमेंट जो होता है वह एक बार ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही होता है। ये द्वितीय श्रेणी के मापन होते हैं, मतलब इसमें एक बार रूपांतरण होता जरूर है। इसके अंतर्गत जब किसी राशि का मापन सीधे संभव नहीं होता तब उस राशि का रूपांतरण हम लंबाई में करते हैं, जिससे किसी कैलिब्रेटेड पैमाने पर पढ़ा जाता है। जैसे कि होता नहीं है कि कोई सर्किल है, आप उसका लेंथ मेजर करना है आपको, तो आप क्या कहेंगे, उसमें धागा उसके चारों तरफ धागे को लपेट देंगे, फिर धागे को आप सीधा कर देंगे, तो आप कहेंगे इसका जो लेंथ होगा वो इतना सेंटीमीटर या इतना mm का होगा। कोई सर्किल है, कोई गोला है, उसकी लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं आप लोग, लंबाई तो होगी नहीं उसकी, लेकिन अगर आप चाहते हैं उसका एरिया वगैरह लंबाई कुछ ज्ञात करने के लिए लंबाई, तो आप धागा लपेट लेंगे, धागे को खोल लेंगे, तो आप कहेंगे जब इसको हम काट के इसको अगर हम किसी चारकोन के या स्क्वायर में या रेक्टेंगुलर में चेंज करना चाहेंगे, इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे, तो आपके द्वितीय श्रेणी के माप में आएगा। तो इसमें यही है कि आपका उसमें एक ही बार ही ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, एक ही बार इसका रूपांतरण हम लोग करते हैं, ठीक। तो इसको हम कैलिब्रेटेड पैमाना वही होता है, मतलब छोटे छोटे भागों में इसको अंशांकित कर देते हैं हम लोग। तापमान एवं दाब का मापन द्वितीय श्रेणी मापन के उदाहरण है। जो आपका टेम्परेचर होता है, जो आपका प्रेशर होता है, इसी के माध्यम से आपका मेजर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एक फिगर की तरह लिखा गया है कि वस्तु जिसका तापमान ज्ञात करना है वो आपका यहाँ रखा गया है, ठीक। प्रथम तापमान देखिए यहाँ पे ताप का अंतर लिख दिया गया और यहाँ पे इसका पारे के द्वारा प्रथम रूपांतरण कर दिया गया, ठीक। और उसके बाद आपके प्रेक्षक तक पहुँच गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ही बार इसका रूपांतरण हो रहा है, एक ही बार इसका यहाँ रूपांतरण हो गया, ठीक। तो यहाँ पारे की लंबाई में अंतर और लास्ट में प्रेक्षक तक आपके पहुँचा दिया गया है, जो इसका प्रेक्षक कर रहा है, जो इसकी निगरानी कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया।
और इसके बाद देखिए ये ना समझेगा कि यहाँ एक हो गया, यहाँ तो ऐसा नहीं होता। ये तो आप जो फर्स्ट पार्ट आपके यहाँ दिख रहा है इसका तो आपको प्रेक्षण करना है, इसका तो आपको प्रेक्षण करना है, तो इससे मतलब नहीं है। बीच में देखना है, मिडिल में केवल एक ही बार आपका यहाँ पे चेंज हुआ है, एक ही बार ट्रांसफॉर्मेशन आपका यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आपका आता है टर्टरी। क्या है टर्टरी? जैसे आप बोलते हैं तृतीयक मेजरमेंट, तृतीयक श्रेणी मापन। इसमें क्या होता है, इसमें लिखा गया है किसी राशि को नापने के लिए यदि उस राशि को 2 बार हम ट्रांसफॉर्म करें, उसका रूपांतरण हम 2 बार करते हैं, तो वह तृतीय श्रेणी का मापन कहा जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत जो आपके विद्युत टैकोमीटर हैं, ठीक, और जो आपका पायरोमीटर है, ठीक, और आपका इसमें कोई घूमता हुआ शाफ्ट है, ठीक, और कोई आपका घूमता हुआ शाफ्ट हो गया, तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल में समझाते हैं कि ये देखिए मशीन के द्वारा घूमते हुए शाफ्ट का एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है। प्रथम रूपांतरक इसका टैकोमीटर के माध्यम से किया गया, दूसरा रूपांतरण हम इसका वोल्ट मीटर के माध्यम से किया गया। तो पहले में जब किए तो शाफ्ट की घूर्णन गति जो थी वह, और यहाँ पे टैकोमीटर यूज करके वोल्टेज में डिफरेंस देखने को मिल गया, और यहाँ पे लंबाई में अंतर अर्थात या प्रेक्षक तक आपका टोटल काम हो गया। तो देखिए इसको देख लीजिएगा, थियरी बेस्ड है और जहाँ तक हो सकेगा इसको रट लीजिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए और बार बार आपसे पूछा भी गया है। ध्यान रहे, प्राइमरी में कोई रूपांतरण नहीं, सेकेंडरी में केवल एक बार रूपांतरण, टर्टरी में 2 बार रूपांतरण होता है किसी भी राशि को मापने के लिए। ठीक, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे आपका इंटरचेंजेबिलिटी आता है, जो कि आपके टिप्पणी टाइप के क्वेश्चन में या क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिए ये जो होता है ये क्या होता है, जैसे कि होता ये है कि आप मान लीजिए कोई सामान मार्केट में लेने गए, आपका मान लीजिए मोबाइल फ़ोन है, मान लीजिए आपका मोबाइल फ़ोन है, इसका जो डाटा केबल है वो आपसे गायब हो गया। तो आप क्या करेंगे, डाटा केबल लेने मार्केट जाएंगे। तो आपको कैसे पता रहेगा कि इसका डाटा केबल अगर गायब हो गया तो मार्केट में वो मिल जाएगा? ठीक, तो कैसे जानेंगे, तो आप जानेंगे कि जो भी डिवाइसेस होती हैं अगर उसका कोई पार्ट गैप हो जाता है तो उसका दूसरा पार्ट मार्केट में उपलब्ध जरूर रहेगा, और उसको ला के हम अपने फिर इस पार्ट में लगा लेंगे, हमारा काम चलना शुरू हो जाएगा। तो यही एक तरह से इंटरचेंजेबिलिटी का भी नियम है कि इसमें क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट रहता है, इसमें भाई मैकेनिकल वाले हो तो इसमें नट बोल्ट यही सब तो देखा जाएगा कि कोई एक एलिमेंट है, उसके दूसरा एलिमेंट अगर जो उसमें सेट किया गया वो गायब हो गया तो उसको मार्केट से जाते हैं, इसमें लगा देते हैं, और यही गुण आपका इंटरचेंजेबिलिटी अर्थात अंतर परिवर्तनीयता के नाम से जाना जाता है। थोड़ा इसको हम विस्तार से समझते हैं। इसमें देखिए लिखा गया है कि इसके अंतर्गत यह आवश्यक होता है कि किसी अवयव के विभिन्न अवयव के जो पार्ट्स हैं वह दूसरे एलिमेंट्स के किसी भी पार्ट्स में आसानी से फिट हो सकें। अतः किसी असेंबली प्रक्रिया का वह गुण जिसके कारण 2 अवयवों के विभिन्न पार्ट्स एक दूसरे में आसानी से फिट हो सकें अंतर परिवर्तनीयता कहलाती है। वही बताया हमने कि आपका एक होता है नट, आपका एक होता है नट, ठीक, आपका एक होता है नट और एक होता है बोल्ट। तो क्या होता है, ये बोल्ट अगर आपका कहीं से गायब हो गया तो आप दूसरे एलिमेंट का लगाकर इसमें सेट कर दे रहे हैं और यह सेट हो जा रहा है। तो यही जो होता है सही प्रकार से फिट इसमें हो गया, तो इसी को हम कहेंगे अंतर परिवर्तनीयता। आप समझ गए होंगे कि जैसे कि आपके मोबाइल का डाटा केबल गायब हो गया, आप दूसरा डाटा केबल लेकर आए, अपने चार्जर का जो मशीन है, अडाप्टर है, उसमें लगा दिए और वह काम करने लगा, सही से फिट हो गया, तो वही अंतर परिवर्तनीयता कही जाएगी। तो उसी प्रकार से इसमें भी है कि कोई भी असेंबल, मतलब असेंबल प्रक्रिया क्या होती है, छोटे छोटे पार्ट्स को एक में जोड़ना। तो कोई भी असेंबल प्रक्रिया का वह गुण जिसके माध्यम से हम 2 एलिमेंट्स के विभिन्न पार्ट्स को एक दूसरे में आसानी से फिट कर सकें, वही आपकी अंतर परिवर्तनीयता का गुण कहा जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत फाइनल असेंबली करने वाले ऑपरेटर्स को पार्ट्स के चयन करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी फाइनल असेंबल लास्ट में जोड़ा जाएगा किसी पार्ट का, इसमें उसको सिलेक्शन नहीं करना रहता है। अंतर परिवर्तनीयता का प्रमुख लाभ यह होता है कि मास प्रोडक्शन अर्थात बृहद उत्पादन प्रोसेस में अधिक से अधिक असेंबली तैयार की जा सके तथा किसी अवयव के घिस जाने या कट जाने पर उसके स्थान पर वैसा ही दूसरा एलिमेंट लगाया जा सके। जैसे कि क्या होता है कि आपका ईयरफोन खराब हो जाता है, तो मान लीजिए तार वगैरह कट जाते तो आप उसको बदल देते हैं, आप उसको मतलब ये सोचें कि बना दें, तो बनाएंगे तो जल्दी वो ख़राब हो जाएगा, चलेगा ही नहीं पहली बात। लेकिन चार्जर में क्या है कि एडाप्टर अगर सही है तो आप दूसरा डाटा केबल लगा सकते हैं। तो वैसा इसमें भी है कि बड़े पैमाने पे हम ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार करते हैं ताकि मार्केट में जाने के बाद हमें वह प्रोडक्ट सही से मिल जाए। तो ये होता है आपके इंटरचेंजेबिलिटी का एडवांटेज।
ये भी समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद अगर और थोड़ा और आगे चलते हैं तो एडवांटेज को सही से देख लेते हैं। एडवांटेज आपका कहता है कि प्रोडक्ट को असेंबल करना बहुत ही आसान रहता है। इसके माध्यम से हम प्रोडक्ट को सही प्रकार से असेंबल कर पाते हैं, उनको सही प्रकार से जोड़ पाते हैं, क्योंकि जिस साइज़ का हमें प्रोडक्ट चाहिए वो हमें आसानी से मार्केट में मिल जाता है। नेक्स्ट है कि एक ही आकार व माप के प्रोडक्ट बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे कि आप जाते हैं वो क्या बोलते हैं नट बोल्ट खरीदने, तो हमें इतना साइज़ का चाहिए, इतना शेप का चाहिए, तो ये सब जो होता है कि उस साइज़ का सही से मिल जाता है, आप मार्केट से लेकर आ भी जाते हैं। प्रोडक्शन में भी कम समय लगता है। क्यों कम समय लगता है? आपको पता है कि इतने ही सेंटीमीटर का हमें चाहिए, एक बार मशीन में सेट कर दिया, हज़ारों प्रोडक्ट आपके बाहर निकल आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इससे समय एवं पैसे की बचत होती है, जिससे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था भी सुदृढ़ बनाई जा सकती है। तो देखिए भाई, पैसे समय सबकी बचत हो रही है। आपको नया प्रोडक्ट नहीं खरीदना पड़ रहा है, आप पुराने से काम चला रहे हैं, तो इससे आपका पैसा बाहर नहीं जाएगा, आपका पैसा आपके देश में रहेगा। आप निर्यात भी करेंगे तो इससे आपके देश का भी आर्थिक विकास होगा। तो देखिए ये था आपका इंटरचेंजेबिलिटी। तो इतने क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपके यहाँ पे कुछ और भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे लीनियर स्टैंडर्ड क्या होता है और इंड स्टैंडर्ड क्या होता है। तो इसको थोड़ा समझा देते हैं। देखिए समझाते हैं इसको। जो आपका लीनियर लाइन स्टैंडर्ड जिसे बोलते हैं, या लीनियर स्टैंडर्ड आप भी बोल सकते हैं इसको। तो जो लाइन स्टैंडर्ड होता है इसका काम क्या होता है? देखिए जो लाइन स्टैंडर्ड होता है इसमें क्या होता है कि एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक की टोटल डिस्टेंस को मापने के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस मापने के लिए आप जिस भी स्टैंडर्ड का यूज करेंगे उसे हम रेखीय स्टैंडर्ड के नाम से जानेंगे। इसे हम प्राइमरी स्टैंडर्ड के नाम से भी जानते हैं। मतलब प्रथम से फाइनल तक के बीच की दूरी जिस भी स्टैंडर्ड से हम मेजर करते हैं उसे हम लाइन स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक, दूसरा जो आपका इसमें है वो है आपका इंड स्टैंडर्ड। क्या है दूसरा जो है आपका इंड स्टैंडर्ड? देखिए ये सब आपको हम टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। और दूसरा आपका इंड स्टैंडर्ड है। इंड स्टैंडर्ड क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो कर्व्ड और जो पैरेलल फ्लैट होती हैं उनके बीच की दूरी के लिए, जैसे कि कोई आपका कर्व्ड है और कोई आपका पैरेलल है, ठीक है, इनके बीच का टोटल जो डिस्टेंस होता है उसको ज्ञात करने के लिए हम इंड स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। आपका एक होता है एनविल का सिरा, आपने देखा होगा। एनविल का सिरा आप देखे होंगे, बताते हैं कैसे होता है, जिसे न्याय वगैरह के नाम से जानते हैं। ऐसे होता है वो कुछ, ठीक, ऐसे कुछ आपका होता है। तो वो क्या होता है, जो चपटा वाला सतह है और जो आपका एक स्टैंडर्ड, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस ज्ञात करने का काम करता है, जिस स्टैंडर्ड का हम यूज करते हैं उसे हम इंड स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। मतलब कर्व्ड और पैरेलल फ्लैट के बीच की दूरी को मापने के लिए हम इंड स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। ठीक, और इसके बाद इसमें और बहुत सारे छोटे छोटे डिफिनीशंस हैं जिसे आपको पढ़ना ज़रूरी होता है। उसको आप पढ़ लीजिएगा, अपने बुक में हम भेज देंगे। जैसे कि आप उसमें देखे होंगे अनेक प्रकार के डिफिनीशंस हैं। अल्पतमांक क्या होता है, रेंज क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, सेंसिटिविटी क्या होती है। ये सब आप लोग अपने बुक से ही देख लीजिएगा, या कोई सीरीज आपके पास होगी तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वर्नियर हाइट गेज और वर्नियर डेप्थ गेज को समझाइए। तो इसके पहले आपको वर्नियर के मेथड को समझना पड़ेगा। जो वर्नियर मेथड है वो क्या होता है? तो देखिए आप अगर विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़ लीजिएगा, हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, ठीक, क्योंकि वो बहुत सारे न्यूमेरिकल बेस्ड है और इस पर फिगर वगैरह बहुत बार लाना सही नहीं है। आप उसको पढ़ जरूर लीजिएगा। वर्नियर मेथड आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, आप बचपन में पढ़े भी हैं। वर्नियर मेथड को आप लोग देखिए। आगे आपका आता है वर्नियर मेथड। वर्नियर मेथड को आप जरूर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है आपसे, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे हम बताएंगे नहीं, इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको समझा देते हैं। बेसिकली जो आप सिंपल पैमाने होते हैं उनसे आप लगभग 1 mm या 1/16 इंच तक के डिस्टेंस को आसानी से माप देते हैं। लेकिन इससे कम की माप को अगर हम सही से मापना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्नियर स्केल का यूज करते हैं। क्या करते हैं? वर्नियर स्केल का हम यूज करते हैं। मतलब 1 mm या 1/16 इंच
से कम तक के डिस्टेंस को अगर हम मापना रहे सही तो उसके लिए हम वर्नियर स्केल का यूज करते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें एक मेन स्केल लगा होता है। ठीक, जो क्या करता है, जो 1 mm का डिस्टेंस होता है इसको विभिन्न भागों में डिवाइड कर देता है। इसके बाद इसमें एक और पैमाना लगा होता है जिसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं। एक तो मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। ठीक, जो वर्नियर स्केल होता है वह मेन पैमाने के साथ लगा होता है जो आपका आगे पीछे घूमता रहता है। तो आप वर्नियर स्केल के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, हम टेलीग्राम पे अपने सेंड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वर्नियर हाइट गेज। देखिए वर्नियर हाइट गेज और वर्नियर डेप्थ गेज जो है वो आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको आप जरूर पढ़िएगा और वर्नियर मेथड भी देखकर जरूर जाइएगा, आपसे बता दे रहे हैं। उसको हम टेलीग्राम पे जरूर भेज देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए वर्नियर हाइट गेज को पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि इसका उपयोग अवयवों की ऊंचाई मापने एवं जाब का एक्यूरेट मार्किंग करने के लिए किया जाता है। आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा, यही आपका है, यही जो है आपका यहाँ पे जो दिख रहा है यही आपका वर्नियर हाइट गेज है। इसी के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं हाइट। ठीक, यही जो है इसी के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं। इसमें क्या लिखा गया है कि ऊंचाई मापने और जो वहाँ पे जो जॉब है उसका हम सही मार्किंग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके नीचे एक भारी आधार होता है जिसकी निचली सतह समतल एवं परिष्कृत होती है। ये आपका देखिए यहाँ पे बेस है, ये आपका बेस होता है, ये आपका एकदम फिनिश्ड रहता है, एकदम यह समतल रहता है। आधार पर एक ऊर्ध्वाधर धरण लगी होती है। ये जो आपको दिख रहा है, ये लंबा सा ऊंचा सा जो दिख रहा है यहाँ पे लगा हुआ है, भाई यहाँ नहीं साइड में ये जो आपका लगा हुआ है, इसी को यहाँ धरण नाम दिया इसने। मतलब आप क्या करेंगे, फिगर अगर आप बना लिए तो आप इसके बारे में लिख देंगे, इसके सभी पार्ट्स को आपको लिखना रहता है। तो इसके ऊपर एक लंबी सी धरण यहाँ पे लगी हुई है। ऊर्ध्वाधर धरण पर एक स्लाइडर लगा होता है। क्या लगा हुआ है आपका, इस पर एक स्लाइडर लगा होता है जिस पर वर्नियर पैमाना बना होता है। ठीक है, इसमें आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा कि एक स्लाइडर लगा हुआ है। इसमें आप देख पा रहे होंगे एक आपका यहाँ पे दूसरा कलर लेते हैं, इसमें आपका एक स्लाइडर लगा हुआ है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक, इसी पे जो है आपका जो वर्नियर पैमाना, जो वर्नियर स्केल होता है उसको हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक, यही जो है स्लाइडर है आपका, जो बीच में ये सब दिख रहा है यही स्लाइडर है। ठीक है, यही है। स्लाइडर पर मापन का जबड़ा लगा होता है जिस पर लगे स्क्राइबर को एक क्लैंप द्वारा जाब की स्थिति के अनुसार आगे खिसकाकर कस देते हैं। इसमें मुख्य पैमाने और वर्जन की रेटिंग से ऊंचाई का मापन ज्ञात करते हैं। देखिए ये आपका स्क्राइबर है, क्या है आपका, यह स्क्राइबर लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा है, यह आपका यहाँ पे स्क्राइबर लगाया गया है। अब इसमें क्या होता है, स्क्राइबर के जस्ट बगल में ही आपका जॉब लगाया जाता है। ये जो स्क्राइबर है यहीं पे आपका जो जिस जॉब का हमें जो भी ज्ञात करना रहता है वही इस पे आपका लगा दिया जाता है। ठीक है, और स्लाइडर आपका यही है, यही आपका स्लाइडर है, यही आपका स्लाइडर है, यही जो है आपका ऊपर नीचे हमेशा होता रहता था। और ये जो लगा हुआ है आपका, ये दोनों जो लगे हुए हैं ये आपके लॉक नट हैं, ये स्लाइडर को कस देते हैं। एडजस्टिंग स्क्रू के नाम से हम इसको जानते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इसका वर्किंग होता है। इसमें क्या होता है, इसका यूज बेसिकली ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, एलिमेंट्स का ऊंचाई मापने के लिए, जाब का मार्किंग करने के लिए। ये जो स्क्राइबर है इसमें हमेशा कहीं ना कहीं इस पर मार्किंग वगैरह कर देता है और सही से जो भी मेजरमेंट हमें इसमें करना होता है उसको हम आसानी से इसमें कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे कि इसमें मुख्य पैमाने और वर्नियर की रीडिंग से ऊंचाई का मापन हम करते हैं। तो ये सब जो इसमें देखिए रीडिंग वगैरह बनाए गए हैं, जब यहाँ पे मार्किंग कर देगा उसके बाद आप यहाँ से पता लगा लेंगे कि कितना डिस्टेंस तक हमें कौन सा काम इसमें करना है और कौन सा काम नहीं करना है। दोस्तों आप फिगर बनाना जरूर सीख लीजिए, अगर ये बन गया तो इसका आप लोग सब थियरी आसानी से लिख लेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे आपका है वर्नियर डेप्थ गेज। क्या है वर्नियर डेप्थ गेज, इसको समझते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं। ये जो वर्नियर डेप्थ गेज होता है ये क्या होता है, इसमें लिखा गया कि इसका प्रयोग ब्लाइंड होल्स की गहराई मापने के लिए किया जाता है। ब्लाइंड होल्स क्या होते हैं, देखिए जैसे कि आप देखते होंगे कोई भी अगर पार्ट्स वगैरह आपका होता है तो उसमें होल तो रहता है लेकिन आपको दिखता नहीं है, उसकी डिस्टेंस भी आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस फिगर में दिख रहा होगा कि यहाँ पे होल है बट इसकी गहराई आप नहीं ज्ञात कर सकते, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्नियर डेप्थ गेज का। ठीक है, इसमें एक मूवेबल हेड लगा होता है जो आधार के साथ बीम के सहारे ऊपर नीचे सरकता रहता है। ये जो है आपका यहाँ जो ऊपर लगाया गया ये आपका एक हेड है। ठीक है, ये आपका मूवेबल हेड है, इसे हम मूवेबल हेड के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, ऊपर नीचे सरकने का काम करता है। ठीक, इसी में आपका यहाँ पे वर्नियर पैमाना लगाया गया है, वर्नियर स्केल आपका इसी के अंदर लगाया गया है। ठीक है, ये जो है इसका बेस है,
ये टोटल जो है यहाँ पे मतलब ये तो दिख नहीं रहा है, इस पार्ट्स में तो आप डेप्थ ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका बेस रहता है। ठीक, ये आपका इसका बेस हो जाता है। ये साइड में यहाँ पे और यहाँ पे आपके लॉक नट लगाए गए हैं। ठीक, ये आपके लॉक नट हैं। तो आपको पता चल गया जो वर्नियर डेप्थ गेज होता है इसका यूज हम ब्लाइंड होल्स की डेप्थ को ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है, इसमें एक पार्ट्स होता है जिसे मोबाइल हेड के नाम से जानते हैं, जो कि ऊपर नीचे हमेशा सरकता रहता है। और ये जो धरन है, इसको धरन या बीम नाम दिया है, जो लंबा रॉड इसमें क्या है जो स्केलिंग की गई इसकी, ये क्या करता है, इसी पे आपका मेन पैमाना बना रहता है, जो कि आपको यहाँ पे दिखा दिया हमने। एक बार इसको इरेज करके फिर से समझाते हैं, एक मिनट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका स्केल बना हुआ है, ये स्केल देखिए यहाँ पे बना हुआ है। ठीक, इसे आप वर्नियर स्केल के नाम से जानते हैं। गहराई मापने के लिए आधार की समतल सतह को छिद्रात की ऊपरी सतह पर रखा जाता है। देखिए, जब भी इसके माध्यम से आप डेप्थ को मापेंगे, गहराई को मापेंगे, तो क्या करते हैं, जो समतल सतह रहता है उसको हम, देखिए वो डेप्थ है अंदर, होल आपका अंदर है, उसी को तो मेजर करना है, तो उस होल के ऊपर हम इसको रखते हैं, ये पैमाने को, इस स्केल को हम वहाँ पे रखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जो धरन होता है उसको नीचे करके, जो निचला इसका एज होता है वह छिद्र की निचली सतह को स्पर्श करके वह नीचे जाता है। उसके बाद क्या करता है, मुख्य पैमाने पर वर्नियर की सहायता से उसकी रीडिंग, जो यहाँ आपका मेन पैमाना है वर्नियर स्केल का, और मुख्य स्केल आपका जो मेन स्केल है आपका इसमें अंदर जाएगा, मेन स्केल आपका अंदर जाएगा, तो इसमें जो भी रीडिंग आपकी आएगी वो आपका यहाँ चलेगा, यहाँ रीड हो जाएगा, यार इसको रीड कर लेगा। फिर जब यह ऊपर जाएगा तो मेन स्केल को भी पता चल जाएगा कि कितने गहराई तक क्या होल है, इसके कितने डाया वगैरह है, ये सब जो है इसके माध्यम से आप ज्ञात करेंगे। तो पता चल गया होगा कि वर्नियर डेप्थ गेज का यूज कैसे और कहाँ पे किया जाता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, टिप्पणी टाइप के क्वेश्चन है, आपसे आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और वर्नियर मेथड को भी जरूर पढ़ लीजिएगा, उसका प्रिंसिपल भी पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला आपका कह रहा है कि स्क्रू थ्रेड एंड स्क्रू थ्रेड नट मेथड। क्या है स्क्रू थ्रेड एंड स्क्रू थ्रेड नट मेथड? अब इसमें क्या कहते हैं, जब स्क्रू थ्रेड और स्क्रू नट है मतलब इसमें नट और बोल्ट का यूज किया जाएगा। तो इसको समझते हैं, पूरा थियरी बेस है, समझिए इसको अच्छे से समझिए, न्यूमेरिकल रहेगा इसमें तो हम आगे अभी कराते चलेंगे। लिखा गया है कि वर्नियर विधि से भी ज़्यादा यथार्थपूर्वक माप लेने के लिए पेंच चूड़ी या पेंच चूड़ी नट विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप वर्नियर स्केल से मेजरमेंट कर रहे थे, वर्नियर स्केल से मेजरमेंट करने के बाद अगर कोई कमी हो जा रही है, सही से एक्यूरेसी नहीं मिल पा रही हो, तो हमारे पास एक और पैमाना है, एक और मेथड है, जिसे हमने नाम दिया स्क्रू थ्रेड एंड स्क्रू थ्रेड नट मेथड। इसका काम क्या होता है, ये जो होता है आपके वर्नियर पैमाने से भी अधिक एक्यूरेसी वाला मेजरमेंट करके हमें देता है। यह पेंच चूड़ी के सिद्धांत पर कार्य करता है। वही पेंच चूड़ी मतलब कि ये आपका नट है, इस पर आपके थ्रेड कटे हुए हैं, इसमें आपका बोल्ट कस के इस माध्यम से इसमें मेजरमेंट किया जाता है। अभी आपको हम बताते हैं कैसे इसका सेटअप करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अनुसार जब किसी पेंच को, इसके माध्यम से क्या होता है कि जब भी किसी पेंच को उसी पिच के नट में एक चक्कर घुमाते हैं तो पेंच चूड़ी का कोई पॉइंट उस पेंच की पिच के बराबर उसके अक्ष की दिशा में आगे या पीछे चलता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये आपका बोल्ट है, क्या है, मान लीजिए ये आपका बोल्ट है, इस पर आपके थ्रेड जो है वो कटे हुए हैं, थ्रेड आपके कटे हुए हैं। तो इसमें जब आप बोल्ट लगा देंगे, इसमें आप बोल्ट सेट कर देंगे, तो बोल्ट को जब आप रोटेट करेंगे किसी भी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, जब आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये क्या होगा, खुलने लगेगा, क्लॉकवाइज करेंगे तो ये कसने लगेगा, मतलब यह आगे पीछे आपका होता रहता है। तो जब वह एक बार रोटेशन करेगा तो उसको एक पिच माना जाएगा, ठीक। या इसको हम दूसरी भाषा में सिंपली तौर से कह सकते हैं कि स्क्रू थ्रेड के एक पूरे चक्कर में पेंच जितनी दूरी तक आगे या पीछे चलता है वह उस चूड़ी का चूड़ी अंतराल या पिच कहा जाता है। मतलब एक बार में जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसका फाइनल जो है यहाँ से स्टार्ट होकर या फिर इसी जगह आ गया तो इसको एक पिच के नाम से जानते हैं। फाइनल से इनिशियल गया, इनिशियल से फिर फाइनल आ गया, ठीक। इनिशियल से फाइनल, फिर फाइनल से इनिशियल, मतलब जहाँ से गया वहाँ पे एक चक्कर में आ गया तो उसी को हम पिच या चूड़ी अंतराल के नाम से जानते हैं। तो इसको आप लिखेंगे जब भी आपसे पूछा जाएगा स्क्रू थ्रेड एंड स्क्रू थ्रेड नट मेथड क्या होते हैं, इसको समझाइए, तो आप इसको जरूर लिखिएगा। इस टाइप से इसको हम समझते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझाते हैं।
थोड़ा इसमें न्यूमेरिकल टाइप एक क्वेश्चन भी आपका लिख जाता है कि यदि पेंच चूड़ी की परिधि को बराबर भागों में बांटा जाए और पेंच की चूड़ी को हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करें तो जो पेंच की चूड़ी है उसको एक चक्कर में घुमाने पर पेंच चूड़ी द्वारा चली गई दूरी बराबर पी। ठीक, मतलब कि जो आपका यहाँ पे है उसको यहाँ पे जो आपका पेंच बना हुआ है इसका एक चक्कर घुमाने में जो पेंच द्वारा चली गई दूरी है उसको हमने स्मॉल पी मान लिया। पेंच चूड़ी की परिधि के यन भाग घुमाने पर पेंच द्वारा जो चली गई दूरी होगी, जब एक चक्कर चल रहा था तो कितना हो रहा था, पी हो रहा था, लेकिन जब यन भाग चलेगा तो कितना होगा, यन भाग चलने पर कितना हो जाएगा, पी बाई यन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी बाई आपका यन हो जाएगा। तो यहाँ पे पी बाई यन आप लिखेंगे। ठीक, इस प्रकार हम कह सकते हैं जो पेंच चूड़ी का लिस्ट काउंट होगा, जो अल्पतमांक होगा वो कितना हो जाएगा, पी बाई यन हो जाएगा। कितना, पी बाई यन हो जाएगा। और लिस्ट काउंट जो है आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लीजिएगा कि अल्पतमांक क्या होता है। तो यहाँ पे पी बाई एन हो जाएगा। अब जो पी होता है इसको हम क्या बोले हैं, पी को हम जानते हैं कि यह जो है पेंच चूड़ी का पिच है और जो यन है ये क्या है, ये जो यन है ये पेंच चूड़ी की परिधि पर जैसे कि हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। इसके बाद मान लीजिए कुछ लोग जाएंगे जॉब के लिए, कुछ लोग पढ़ाई करना चाहेंगे, हायर एजुकेशन जैसे बीटेक करना चाहेंगे, या कुछ लोग कुछ और करना चाहेंगे। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट बीटेक करना चाहते हैं, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से डायरेक्ट एडमिशन के साथ, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज, और वह कॉलेज स्थित है आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की गवर्नमेंट डिग्री मिलेगी। साथ ही साथ आपको वहां पर सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। जैसे कि यहां पर कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में आपको हम जानकारी देना चाहते हैं। यहां पर बता दें, जो आपका एडमिशन पोर्टल है 2023-24 का वह ओपन हो चुका है। कॉलेज का नाम है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ। यह आपकी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और यह स्थित है आपके आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के पास में। यह एक गवर्नमेंट कॉलेज है और यह जुड़ा हुआ है, आपने सुना होगा आईईटी लखनऊ के बारे में। किसके बारे में, आईईटी लखनऊ के बारे में अगर आपने सुना होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ। तो यह कॉलेज वहाँ से रिलेट करता है। तो सोच लीजिए जो आईईटी लखनऊ है वह अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कॉलेज है और बहुत ही फेमस कॉलेज है। लोग उसमें एडमिशन पाने के लिए तरस जाते हैं, अच्छे अच्छे रैंक आते हैं, उसके बाद भी एडमिशन नहीं हो पाते हैं। तो यह जो आपका डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ, जिसे आप सिंपल फॉर्म में बोलते हैं, अगर आप यहाँ से इंजीनियरिंग करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा IET DSMRU लखनऊ। तो आप यहाँ से एक बार अपना पढ़ाई ज़रूर करने की सोचिएगा। सो अगर आपको और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप दिए हुए नंबर पर एक बार व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार फिर से नंबर नोट कर लीजिए 9919875253। आपको यह बहुत ही सुनहरा मौका है आपके पास कि आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से अपना बीटेक की डिग्री ले सकें और आप यहां पर लेटरल एंट्री में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आपने CUET का फॉर्म भरा हो या ना भरा हो। इसके साथ ही साथ अगर आपके कोई रिश्तेदार आपसे जूनियर हों 1 से 2 साल और वो फर्स्ट ईयर से बीटेक करना चाहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए। ये आपकी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं सब IIT NITs के टीचर्स हैं और यहाँ पर जो है हर तरह के प्रैक्टिकल्स वगैरह होते रहते हैं। साथ ही साथ कैंपस का जो रिकॉर्ड है काफ़ी अच्छा है। आपके लिए फ्रेशर्स पार्टी, टेक फेस्ट, फेयरवेल, मतलब जितने भी क्रिकेट स्पोर्ट्स, मतलब हर चीज़ आपको इस कॉलेज में देखने को मिलेंगे। तो हमारा कहना यही है कि आप लोग एक बार कॉलेज की साइट पर विजिट ज़रूर करें। बाकी अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए एडमिशन से रिलेटेड तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस दिए हुए नंबर पर 9919875253 9919875253। इस दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके कॉलेज के बारे में बहुत सारी जानकारियां ले सकते हैं, या आप कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर भी सारा एडमिशन प्रोसेस खुद से कर सकते हैं। किसी को अगर एडमिशन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, वह अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो हमने आपको अभी व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया था उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जो सीटें हैं वह लिमिटेड हैं, सो आप बिना किसी देरी के एक बार कॉलेज में विजिट ज़रूर कीजिए। अगर स्टूडेंट बहुत दूर के हैं तो वो इस दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। एक बार फिर से फ़ोन नंबर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए 9919875253।
99 19 87 52 53। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिए। यहाँ का रिकॉर्ड जो है प्लेसमेंट का वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सारे फैकल्टीज़ हाई क्वालिफाइड IIT NIT से पढ़े हुए हैं जो कि यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर जो स्कॉलरशिप है उसकी 100% गारंटी है। जैसे कि आप अगर चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज में 20,000 40,000 फीस देते हैं तो क्या होता है आपके स्कॉलरशिप आने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आपकी 100% स्कॉलरशिप वापसी हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ लैब फैकल्टीज अवेलेबल हैं और आपकी यह स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी बात। और यहाँ पर सब कुछ अच्छा है। और आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सोचते हैं कि अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बेटिंग कर दें तो क्या हम सेटल हो पाएंगे, तो देखिए ये सभी लोग सोचते हैं किसी भी ब्रांच में कुछ भी कोई करता हो तो बहुत ही अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। लेटरल एंट्री में बीटेक कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है वह 10 जुलाई तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सीटें लिमिटेड हैं तो आप देर मत कीजिए, जितना जल्दी हो आप एडमिशन ज़रूर ले लें। और साथ ही साथ आपको हम ये भी बता देते हैं, एक बार आप लोग फिर से फ़ोन नंबर नोट डाउन कर लीजिए 9919875253 99 19 87 52 53। अगर आप पहले से ही अपना प्री रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप अपना नेम लिखकर सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज भी आप कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हम इधर उधर गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, तो हर सेक्टर में देखिए मैकेनिकल एक ऐसा सेक्टर है जहां से आप हर सेक्टर में जा सकते हैं। ई व्हीकल, ऑटोमेशन, इंडस्ट्री सेक्टर, रोबोटिक्स, सोलर, थर्मल, डिज़ाइन, एरोस्पेस, मतलब हर सेक्टर में आप लोग इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थ्रू आप लोग जा सकते हैं। सो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। आएँगे यहाँ पे लैब की सुविधा कैसी है, यहाँ पे देख लीजिए सारे वर्क आपके होते रहते हैं। जहाँ भी आप लोग चाहें घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। यहाँ पर देखिए आपको लैब में बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप आइएगा, कॉलेज में विज़िट कीजिएगा एक बार ज़रूर। यहाँ के टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, आप एक बार आइएगा। और यहाँ पर मैं खुद पढ़ता हूँ और आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो आप खुद ही सोच सकते हैं आपके लिए इतना काम कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ फैकल्टीज़ हैं। यहाँ पे आपके टेक फेस्ट वगैरह सब कुछ होते रहते हैं। आपके रोबो रेस, रोबो बार, आपके टेक फेस्ट, कल्चरल इवेंट्स, बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। साथ ही साथ प्लेसमेंट के मैटर में भी कॉलेज बहुत ही आगे है। उसके बाद आप जो भी काम यहाँ पर करना चाहेंगे सब कुछ आपको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। सो आप लोग एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा कॉलेज की साइट पर। एक बार भागों की संख्या है, ठीक। तो इतना आपका यहाँ पे यह समाप्त होता है P/N। तो ये तो देखिए थियरी था आपके किसके, स्क्रू थ्रेड एंड स्क्रू थ्रेड नट मेथड का। तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे थोड़ा और समझते हैं। अगला जो टॉपिक आपका आता है, और हाँ एक बात और इसमें है, आपका पूछा जाता है कि स्क्रू थ्रेड एंड स्क्रू नट थ्रेड मेथड से आप लोग जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसकी हम डाया कैसे ज्ञात करते हैं, उसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, तो इसको भी हम आगे समझते हैं। तो जो आपका स्क्रू थ्रेड मेथड था उसके माध्यम से जो आउटसाइड डायमीटर होता है किसी माइक्रोमीटर का वो हम कैसे ज्ञात करते हैं उसको समझते हैं। तो अभी फिगर के माध्यम से आपको समझाएंगे, पहले आप लोग थियरी को अच्छे से समझिए, ठीक। चलिए समझाते हैं इसके फिगर को। पहले देखिए यहाँ पे हम ऊपर जो है फिगर को पहले दिखा देते हैं तब समझ में आए। तो देखिए ये जो होता है ये ऐसा कुछ डायग्राम होता है आपके आउटसाइड माइक्रोमीटर का मेजरमेंट करने के लिए ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें आप देख लीजिए सभी इसके पार्ट्स हैं। एक रैचेट पार्ट्स है, गोली स्केल बना हुआ है, मेन स्केल आपका बीच में बना हुआ है, इसकी स्लेब बनी हुई है, ये लॉक नट बीच में लगा है, स्पिंडल आपका यहाँ लगा हुआ है, एनविल यहाँ लगा हुआ है। तो अभी बताते हैं कैसे कैसे काम यह करता है। चलिए समझते हैं। हम समझा रहे हैं और देखिए हम भेज देंगे, ठीक है। इसको हम समझाते हैं आपको। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या लिख रहा है कि इसकी सहायता से छड़ का व्यास, ब्लॉक के दो समांतर फलकों के बीच मोटाई, प्लेट चादर की मोटाई आदि मापी जाती है। देखिए क्या होता है कि आपको यहाँ पे देखिए डिस्टेंस थोड़ा सा दिख रहा होगा, इसी में हम जिस भी चीज़ का मोटाई का हम किसी भी चीज़ किसी भी पार्ट्स का किसी भी जॉब की अगर मोटाई ज्ञात करनी रहती है तो ये जो बीच में आपका बना हुआ है खाली जगह इसी में हम उसको फंसाते हैं, ठीक। इसका मेन भाग स्टील या एलॉय स्टील का बना फ्रेम होता है। इसका जो मेन पार्ट्स होता है वो बेसिकली स्टील का बनाया जाता है।
इससे स्पिंडल व चिम्बल इस प्रकार जुड़े होते हैं, थिम्बल है सॉरी, थिम्बल, कि थिम्बल को घुमाने पर स्पिंडल भी घूमेगा। इस फिगर में आपको यहाँ पे थिम्बल दिख रहा है, ठीक। ये जो पार्ट्स है आपका स्टील का बनाया गया है, इसमें आपका देखिए यहाँ थिम्बल जुड़ा हुआ है, थिम्बल से आपका यहाँ स्पिंडल जुड़ा हुआ है। इसको हम इस प्रकार से इसमें घुमाते हुए चलते हैं कि जब यह घूमेगा, ठीक, तो आपका स्पिंडल भी घूमेगा। जब यह आपका थिम्बल यहाँ से घूमना शुरू करेगा तो आपका इसमें लगा हुआ स्पिंडल भी घूमेगा। ध्यान से सुनिए, थियरी बेस्ड है, हम समझा रहे हैं, अच्छे से इसको समझ लीजिए और आएगा एग्जाम में तो अच्छे से आप अपना 100% देकर इसमें ज़रूर आइएगा। टोटल थियरी बेस्ड ही है और इसी को समझना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। पहली बात, ये जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है, जब इसमें आपका थिम्बल ये जो लगा हुआ है, इसमें आपको थिम्बल दिख रहा होगा, थोड़ा और बड़ा करते हैं फिगर को, इसमें जो ये थिम्बल दिख रहा होगा, जब यह घूमेगा तो आपका स्पिंडल भी घूमना शुरू होगा। थिम्बल के सिरे पर आंतरिक चूड़ियाँ कटी रहती हैं तथा यह नट का कार्य करती हैं। जो आपका थिम्बल है इसके सिरे पे, मतलब मेन सिरे पे आपके छोटे छोटे इसमें थ्रेड काटी जाती हैं। इसी नट में स्पिंडल का पेंच वाला भाग भी लगाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका जो इसके अंदर थिम्बल में छोटे छोटे थ्रेड कटे हुए हैं, जो कि आपके एक तरह से जान लीजिए नट का काम करते हैं, ठीक है। ठीक इसी नट में स्पिंडल का पेंच वाला भाग चलता रहता है। ये आपका स्पिंडल दिख रहा है, इसका जो पेंच वाला भाग है आपका, इसमें ये जो है फंसा रहता है और वो घूमता रहता है इसमें। जब हम थिम्बल को घुमाते हैं तो वह स्पिंडल के साथ निहाई की तरफ आगे बढ़ती है। निहाई मतलब ये एनविल है, ठीक। जब आप इस थिम्बल को घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो यह क्या करेगा, इस डायरेक्शन में आगे जाएगा, इस डायरेक्शन में आपका आगे आएगा, इस डायरेक्शन में आगे जाएगा, ठीक, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये एनेविल की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा, अथवा वह उससे दूर भी हट सकता है। भाई जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हो सकता है पीछे, सॉरी, जब इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एक आगे की तरफ बढ़ेगा, लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एक उससे दूर हटेगा। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपका आगे जाएगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपका पीछे होता जाएगा, ठीक। यही जो स्पिंडल है एनेविल की तरफ यह बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। थिम्बल क्या है, थिम्बल, थिम्बल के बेबल भाग की परिधि समान भागों में बटी रहती है। जो बेबल वाला इसका पार्ट है आगे, इसमें इसका जो पहली बात, ये जो होता है आपका कुछ सर्कुलर शेप का रहता है, तो इसमें जो कुछ भी इसका परिधि रहता है वह समान रहता है, ठीक है। फ्रेम के एक सिरे पर कठोरीकृत निहाई तथा दूसरे सिरे पर एक स्लेब लगी होती है। देखिए यही जो एनेविल है, एक सिरे पर आपकी एनेविल लगाई गई है और दूसरी तरफ क्या लगाया गया है, दूसरी तरफ आपका एक स्लेब लगाया गया है। स्लेब कहाँ पे है, स्लेब आपका इस साइड में देखिए यहाँ पे दिखा हुआ लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा है कि जिस पर मुख्य स्केल के रूप में 1 मिलीमीटर तथा 1/2 मिलीमीटर के चिन्ह बने होते हैं। अब इसी पे जो है आपके मेजरमेंट करने के लिए जो स्लेब है आपका यहाँ पे देखिए बीच में लगाया गया है। एक तरफ आपका यहाँ एनेविल लगा हुआ कठोर पार्ट, दूसरे तरफ में आपका यहाँ पे स्लेब लगाया गया है। एक तरफ एनेविल है, दूसरी तरफ आपका स्लेब दिख रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हम जूम करके दिखाते हैं। एक तरफ एनेविल इसका कठोरीकृत भाग है, दूसरी तरफ आपका यहाँ स्लेब लगाया गया है। ये आपका स्लेब है जिसपे स्केल के रूप में 1 mm या 1/2 mm के चिन्ह बनाए गए होते हैं। इसमें देखिए स्केलिंग वगैरह की गई है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। जिस कार्यखंड की हमें माप लेनी होती है, जिस भी वर्कपीस की हमें माप ज्ञात करनी होती है, ठीक है, चाहे जो भी वर्कपीस होता है, अगर उसका मेजरमेंट हमें करना होता है तो उसे निहाई या तथा स्पिंडल के बीच रखकर, ये आपका निहाई है, ये आपका स्पिंडल है, इसके बीच में यहाँ पे हम इसको रखेंगे, यहाँ पे इसको हम रखते हैं। स्लेव व थिम्बल के पाठ्यांक ले लेते हैं। यहाँ पे रख लिया हमने, उसके बाद स्लेव और थिम्बल, ये थिम्बल है, ये स्लेव है, इसमें जो कुछ भी मेजरमेंट हमें करना रहता है उसको हम मेजर कर लेते हैं। यंत्र को हम लॉक नट के द्वारा किसी भी स्थिति में कस सकते हैं। ये देखिए आपका बीच में लॉक नट लगा है, इसको हम घटा के बढ़ा के घुमा के हम जो है वर्कपीस को इसमें कस लेते हैं, ठीक। रैचेट स्टाफ की सहायता से स्पिंडल व निहाई के बीच लगे वर्कपीस पर अधिक दबाव लगने से बचाया जा सकता है। ये जो रैचेट होता है, अगर इसमें लगे हुए वर्कपीस पे ज़्यादा फोर्स लगा तो ये रैचेट क्या होता है, ऑटोमेटिक बाहर की तरफ हो जाता है, जिससे सारा पोर्शन आपका ढीला हो जाता है और आपका वर्कपीस टूटने से बच जाता है और आप आसानी से मेजरमेंट भी कर देते हैं। सो गाइस, हम समझते हैं आपको अच्छी प्रकार से समझ में भी आ चुका होगा। फिगर अगर आप बना लेंगे तो उसके बाद उसका एक एक पार्ट आप स्टार्ट करेंगे रोटेशन का, आप उसको आसानी से अपने लैंग्वेज में समझ सकते हैं। चलिए हम अब थोड़ा और आगे समझते हैं। आगे आता है आपका कंपैरेटर, जिसे आप बोलते हैं तुलनित्र। क्या होता है तुलनित्र? तुलनित्र मतलब तुलना करने वाला। क्या होता है? तुलना करने वाला। ये क्या होता है इसको समझते हैं।
देखिए क्या होता है कि जो यंत्र तुलनात्मक मापन के आधार पर कार्य करता है उसे तुलनित्र कहते हैं। क्या होता है? जो यंत्र तुलनात्मक मापन के आधार पर काम करेंगे उसको हम तुलनित्र करेंगे। आपको हमने पहले ही बताया कि तुलनित्र नाम है तो तुलना का काम ये करेगा भी। दूसरे शब्दों में बोलें तो यह एक ऐसा यंत्र होता है जो किसी राशि की विमाओं को लंबाई के स्टैंडर्ड से तुलना करने के काम आता है, तुलनित्र कहलाता है। यहाँ देखिए तुलनित्र कहलाता है, ठीक है, तुलनित्र कहलाता है। जो यंत्र किसी राशि के जो डायमेंशंस को लंबाई के स्टैंडर्ड से तुलना करने के काम आए उसी को हम तुलनित्र बोलेंगे। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट रहे या कोई भी सामान रहे, ठीक, उसका कोई ना कोई डायमेंशन तो होगा ही, कोई ना कोई उसका डायमेंशन तो होगा ही। तो जो लंबाई के स्टैंडर्ड हैं जैसे मीटर हो गया, यार्ड हो गया, तो उसके माध्यम से अगर हम दोबारा उसके डायमेंशंस को ज्ञात कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपैरेटर या तुलनित्र के नाम से जानते हैं। किसी माप को सीधा दर्शाने के लिए इनका प्रयोग नहीं होता है। ये तुलनित्र किसी बेसिक साइज को एक्चुअल साइज के अंतर को भी दर्शाते हैं। जैसे कि क्या होता है, आप कोई चार्ट बनाते हैं, इस चार्ट पे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उसका लेंथ आपने डाल दिया कि 10 मीटर होता है, लेकिन जो एक्चुअल में है वो आपका 15 मीटर है। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस हो रहा है उन सब को बताने के लिए भी आपके कंपैरेटर की ही आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप कंपैरेटर भी समझ चुके होंगे। यहाँ से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक अच्छा कंपैरेटर होता है उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। जो एक अच्छा कंपैरेटर होता है उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, इसको समझते हैं। जो अच्छा कंपैरेटर होता है उसके अंदर निम्न गुण होने चाहिए। पहला कि उसका डिजाइन और निर्माण मजबूत एवं टिकाऊ होना चाहिए ताकि प्रयोग करते समय उसकी यथार्थता में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, कि जो भी उसका डिजाइन वगैरह करते हैं उसमें प्रयोग करते समय ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए, वो मजबूत होना चाहिए, ठीक। सेकंड पॉइंट कहता है कि इसका मापन स्केल रेखीय एवं एक समान होना चाहिए। इसका जो मेजरिंग स्केल रहता है वो आपका लीनियर एवं एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर जगह अलग अलग डाटा दे, ये सब आपका एक रूप से समान रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर आपका बात करें, आगे कहता है कि इसका जो आवर्धन होता है वह उच्च होना चाहिए ताकि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म भी दूरी को पढ़ सके। आवर्धन मतलब ये होता है कि इसके द्वारा जो भी हम मेजरमेंट करें वो कम से कम डिस्टेंस को भी मेजर करने वाला होना चाहिए, जो भी कंपैरेटर है, ठीक। आगे अगर हम चलते हैं तो आगे अगर हम थोड़ा सा और बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसका सेंसिटिव होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कहीं यूज कर रहे हैं बस अचानक से वो उसको मेजर नहीं कर पाए, इसका सेंसिटिव होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यह इसके गुण होते हैं एक अच्छे कंपैरेटर के। अगला कह रहा है कि तुलनित्र द्वारा 0.0025 mm तक यथार्थ मापन लिया जा सकने वाला होना चाहिए। मतलब ऐसा कंपैरेटर रहे जिसके द्वारा हम 0.0025 mm तक का एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकें, वैसा आपके पास कंपैरेटर होना चाहिए। तो ये भी एक गुण होता है इसका। अगर इससे कम ज़्यादा है तो अच्छा वह नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि इसके इंडिकेटर्स को शून्य पर वापस लौटने पर स्थिर हो जाना चाहिए। मतलब जो इंडिकेटर लगाए जाते हैं, जो सूचक होते हैं, वो जब शून्य पर आते हैं तो ऐसा नहीं कोई हिलना डोले, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आके फिक्स हो जाए वहीं पे, ऐसा नहीं 0 पे ना आए, माइनस में चले जाएं, 1 2 पे घूमते रहें। उनका फिक्स होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे कंपैरेटर की आवश्यकता आपको पड़ती है। ये अच्छे कंपैरेटर के गुण होते हैं। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है मेट्रोलॉजी लैब में स्टैंडर्ड के रूप में आप कंपैरेटर का यूज करते हैं। मापन यंत्रों में अंशांकन करने के लिए या अंशांकित या विभिन्न विभिन्न प्रकार के भागों में तोड़ने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। छोटे छोटे पार्ट्स में मेजरमेंट करने के लिए भी इनका यूज हम करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मास प्रोडक्शन में अवयवों की विमाओं की जांच करनी रहे। मतलब जहाँ बड़े बड़े उत्पादन किए जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हो रहे हैं, बहुत भारी विशाल संख्या में हो रहे हैं, अनगिनत संख्याओं में, वहाँ पे डायमेंशंस को ज्ञात करने के लिए आप लोग कंपैरेटर का यूज करते हैं। तो इतना आपने पढ़ लिया। और आपको हम बताते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आपकी बुक में होगा कि जो टेपर गेज होता है, ध्यान से सुन लिए, जो आपका टेपर गेज होता है ये क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी आप लोग रख लीजिएगा। टेपर गेज क्या होते हैं, इसके माध्यम से क्या होता है कि जो भी टेपर शेप साइज के एलिमेंट्स होते हैं उनका हम मेजरमेंट करते हैं। तो टेपर गेज के बारे में आप लोग थोड़ा ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ऑटो कॉलीमेटर आप लोग पढ़ लीजिएगा, हमने आपको बताया भी और टेलीग्राम पे सेंड भी किया है। जो आपका ऑटो कॉलीमेटर होता है इसको भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। हमने आपको पहले ही बताया कि इसमें सारे क्वेश्चन को हम कवर नहीं कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन को छोड़ भी रहे हैं।
तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पे हम पहले ही सेंड भी कर दिए हैं। चलिए हम आगे समझते हैं। आगे अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कभी कभी तुलना करने के लिए आ जाता है कि कंपैरेटर, लिमिट गेज और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में तुलना कीजिए। तो आइए हम इसको समझते हैं। तो देखिए पहला है कि कंपैरेटर के द्वारा नापी जाने वाली बीमा की तुलना किसी स्टैंडर्ड्स मतलब एक निश्चित स्टैंडर्ड से की जाती है। मतलब जो कंपैरेटर होता है वो सबका नहीं तुलना करता है, जो स्टैंडर्ड निर्धारित किए जाते हैं किसी कंपनी के कि इसकी डायमेंशन इतनी है, इसकी डायमेंशन इतनी है, केवल उसी का ये लोग कंपेयर करते हैं। लिमिट गेज क्या होता है? इसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि कोई साइज अपनी उच्च और निम्न सीमा में है या नहीं। जैसे कि आपने लिमिट्स अभी आपको पढ़ना बाकी है, शायद हम ना पढ़ा पाएँ तो आप पढ़िएगा ज़रूर उसको। लिमिट्स में आपके हायर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट्स होते हैं। तो जो लिमिट गेज होता है इसके माध्यम से हम हायर लिमिट और लोअर लिमिट के साइज़ को ज्ञात करते हैं। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है इसके द्वारा साइज की सही माप ज्ञात कर सकते हैं, मतलब कोई भी माप ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको क्या समझ में आया? जो कंपैरेटर है ये केवल स्टैंडर्ड मापक का ही तुलना करते हैं, जो लिमिट गेज है केवल हायर और लोअर का मापन करते हैं, लेकिन जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो सबका मेजर करते हैं। ठीक। सेकेंड पॉइंट कहता है कि कंपैरेटर क्या होते हैं? अवयव की माप का वास्तविक साइज ज्ञात करते हैं, परंतु इसके लिए गणना करनी पड़ती है। कंपैरेटर के माध्यम से जिस भी एलिमेंट की माप हमें ज्ञात करनी पड़ती है उसके वास्तविक साइज तो हम ज्ञात करेंगे, लेकिन इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा गणना करना पड़ेगा। लेकिन जो लिमिट गेज हैं ये क्या करते हैं? इसके माध्यम से तो वास्तविक साइज ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोअर और हायर को ज्ञात करेगा, और ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं ये वास्तविक साइज को बताएंगे। ठीक। तो क्या समझ आया? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वास्तविक साइज के बताएंगे जो आप मेजर करेंगे, लेकिन लिमिट गेज के माध्यम से आप नहीं ज्ञात कर पाएंगे, और कंपैरेटर के माध्यम से कर भी लेंगे तो बहुत अधिक गणना करना पड़ेगा। नेक्स्ट कहता है कि मापन प्रक्रिया में बहुत कम समय लगता है। थर्ड कह रहा है कि आपका मापन प्रक्रिया में बहुत कम समय लगता है कंपैरेटर में, क्योंकि जल्दी से तुलना कर देता है, जबकि लिमिट गेज में भी कम समय लगता है, लेकिन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट कहता है कि जो आपका कंपैरेटर है यह मास प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, जहाँ पे बहुत विशालकाय बहुत ज़्यादा आपके प्रोडक्शन का कार्य हो रहा है, वहाँ पे कंपैरेटर बहुत उपयोगी होते हैं। लेकिन जो लिमिट गेज होते हैं इनके द्वारा शीघ्रता से मापन किया जाता है, इनके द्वारा भी, लेकिन जो आपके सिंपल वाले होते हैं हर जगह मेजर करने वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो बृहद के लिए उत्पादन यूज नहीं किए जाते हैं। मशीन पर अवयव का साइज सेट करने में उपयोगी होते हैं। किसी भी मशीन पे एलिमेंट का अगर साइज सेट करना रहे उसके लिए भी आप लोग कंपैरेटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो लिमिट गेज होते हैं उनका यूज आप लोग मशीन के सेट करने में नहीं करते हैं। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वह अत्यंत उपयोगी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि रीडिंग को उपयुक्त विधि द्वारा आवर्धित कर सकते हैं, इसमें आवर्धन संभव नहीं होता, इसमें आवर्धन होता ही नहीं है। ठीक। तो देखिए ये भी हम अपने टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इसके द्वारा एलिमेंट्स के ज्यामितीय त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं, इसमें भी त्रुटि ज्ञात करना संभव नहीं होता है। इसमें भी ज्यामितीय त्रुटि मतलब ज्योमेट्रिकल मेथड से किसी भी प्रोडक्ट का अगर हम मेजरमेंट करना चाहते हैं तो लिमिट गेज और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में यह संभव नहीं हो पाता, ओनली कंपैरेटर में ही आपका संभव हो पाता है। तो ये था आपका कंपेयर पूछा जाता है कि कंपैरेटर, लिमिट गेज और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में कंपेयर कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मैकेनिकल कंपैरेटर और इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर में अंतर बताइए। तो चलिए इसको समझते हैं। जो मैकेनिकल कंपैरेटर होता है इसमें चलने वाले पार्ट्स की संख्या ज़्यादा होती है, मतलब इसमें मूवेबल पार्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं इसमें मूवेबल पार्ट्स की संख्या कम होती है। तो आपको एक बात समझ में आ रहा होगा, अगर आप मैकेनिकल पढ़ ले रहे हैं मैकेनिकल कंपैरेटर तो उसका विपरीत आप इलेक्ट्रिकल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें फ्रिक्शन व घिसाव अधिक होने के कारण इसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। जो मैकेनिकल कंपैरेटर है तो श्योर है कि इसमें मैकेनिकल कंपोनेंट लगाए जाएंगे जिसमें फ्रिक्शन होगा, तो उसके माध्यम से इसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रिकल में ऐसा नहीं होता, इसमें इसमें क्या होता है कि इसमें भी घर्षण व घिसाव कम होने के कारण इसकी यथार्थता जो है बढ़ जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ गलत लिखा होता है, बढ़ जाती है। ठीक। इसमें बहुत ज़्यादा घर्षण और घिसाव का कंडीशन नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इसमें वोल्टेज ये सब प्रभावित रहते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो भाई इसमें सबकी वोल्टेज वगैरह ये सब की आवश्यकता इसमें पड़ती है।
नेक्स्ट कह रहा है कि ये जो होते हैं ये यंत्र हल्के, उठाने में आसान और सस्ते होते हैं। इन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक वाले होते हैं वो विद्युत ऊर्जा से कार्य करते हैं, तो भाई उसमें बहुत ज़्यादा सामान यूज किए जाएंगे, वो महंगे होंगे और वो भारी होते हैं, उनको एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाना संभव नहीं हो पाता है। ठीक। नेक्स्ट कहता है कि जड़त्व के कारण ये यंत्र कंपनों के प्रति संवेदनशील होते हैं, ये असंवेदनशील होते हैं। मतलब इसमें इनर्शिया का प्रॉपर्टी पाया जाता है और इसमें इंडिकेटर का यूज होता है, जिसके कारण ये असंवेदनशील होते हैं। तो देखिए ये जो था ये आपका मैकेनिकल कंपैरेटर एंड इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर में डिफरेंस है, इसको आप देख लीजिएगा। पूछा जाता है तो लिख लीजिएगा। अगर मान ली मैकेनिकल कंपैरेटर पूछा जाएगा तो आप इतना टोटल लिख दीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पूछा जाएगा तो आप इतना टोटल लिख सकते हैं। अब आगे चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा और आगे चलें तो जो आपका ऑप्टिकल कंपैरेटर और मैकेनिकल कंपैरेटर होता है, इसमें अब हम थोड़ा अंतर समझेंगे, इनमें हम कंपेयर करेंगे ऑप्टिकल कंपैरेटर और मैकेनिकल कंपैरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका जो है ये आपका ऑप्टिकल कंपैरेटर है, ये आपका ऑप्टिकल कंपैरेटर है और ये आपका मैकेनिकल कंपैरेटर है, ठीक है। ये आपका मैकेनिकल कंपैरेटर है, ठीक। ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल में हम तुलना करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम इसको समझते हैं। इसमें देखिए क्या होता है कि देखिए ये जो है आपका मैकेनिकल है, एक मिनट ये उल्टा हो गया। ये जो है आपका ये साइड में जो आपका यहाँ दिख रहा है ऑप्टिकल वाला, ये आपका मैकेनिकल है और दूसरा जो है वो आपका ऑप्टिकल है। ये आपका ऑप्टिकल है और ये आपका मैकेनिकल है। इन दोनों कंपैरेटर में हम तुलना करने जा रहे हैं और ये शायद आपके बुक में गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो मैकेनिकल में क्या होता है आपको पता है, इनके पुर्जों के मध्य आपका फ्रिक्शन होगा, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स इसमें मैकेनिकली काम करेंगे, इसलिए इसमें फ्रिक्शन जनरेट होगा। लेकिन जो ऑप्टिकल वाला होता है जिसे आप बोलते हैं प्रकाशीय तुलनित्र, इसमें किसी भी प्रकार का घर्षण नहीं होता है, ठीक। इसमें रेंज आपका निश्चित रहता है, इसमें रेंज जो होता है निश्चित तो रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें बहुत सारे त्रुटि संभावित होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा त्रुटि संभावित नहीं होते हैं। मैकेनिकल में विद्युत स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ऑप्टिकल में विद्युत स्रोत का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक। ये जो मैकेनिकल वाले होते हैं कंपैरेटर ये बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन जो ऑप्टिकल वाले कंपैरेटर बनाए जाते हैं वो बहुत ही नाजुक रहते हैं। मैकेनिकल वाले छोटे और सस्ते होते हैं, लेकिन ऑप्टिकल में बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं, लेंस, लाइट, ये सब जनरेटर वगैरह इसमें यूज़ किए जाते हैं, इसलिए ये बहुत महंगे होते हैं। तो ये जो है मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल कंपैरेटर में तुलना, और इधर आपने मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर में तुलना देख लिया। अब चलिए हम थोड़ा और आगे चलते हैं, टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप के बारे में समझते हैं। देखिए जो टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप होते हैं इसको समझ लीजिए, और आपसे ये जो है आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। चलिए समझते हैं। पहले बात, जो टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप होते हैं यह आपके प्रकाशीय सिद्धांत पे कार्य करते हैं। इसमें अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण ये सब आप पढ़े होंगे, तो उन सभी बेस पे यह काम करता है, ठीक है। ऑप्टिकल मेजरिंग मशीन होता है, ठीक। ये क्या करता है कि प्रकाशीय सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऑप्टिकल मेजरिंग मशीन होता है। इसके द्वारा बाह्य लंबाई, आंतरिक लंबाई, स्क्रू के थ्रेड, कर्वेचर, प्रोफाइल एवं एंगल का मापन किया जाता है, ठीक। तो इसके माध्यम से हम क्या क्या ज्ञात करते हैं, टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम आंतरिक प्रोफाइल, बाहरी प्रोफाइल, स्क्रू की थ्रेड, कोण, एंगल सब ज्ञात करते हैं। सभी मापन क्रियाओं को करने के लिए इसके साथ बहुत सारे अटैचमेंट्स किए जाते हैं, बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स, यंत्र वगैरह लगाए जाते हैं, जिसके माध्यम से जो कुछ भी हमें मेजर करना रहे उसको हम आसानी से बिना किसी हिचकिचाहट के मेजर कर सकें। तो इसके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। जो टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप होते हैं इसके बहुत सारे अंग होते हैं, जिसमें आपका पहला है कि तो इसका जो पहला पार्ट होता है वो बेस होता है। क्या होता है इसका जो पहला पार्ट, क्या होता है वह बेस होता है। अभी हम फिगर इसका दिखा देंगे और टेलीग्राम पे भी हम सेंड कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम पे एक्टिव जरूर रहिए, हमेशा नहीं रहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम टाइम में तो कम से कम एक्टिव रहा कीजिए, क्योंकि सब कुछ जो है आपको हम टेलीग्राम पे ही सेंड करते हैं, तो एक्टिव वहाँ जरूर रहा कीजिए। तो पहला इसका बेस होता है, दूसरा इसमें मेजरिंग स्टेज होता है, तीसरा आपका रोटेबल स्टेबल होता है, चौथा आपका माइक्रोमीटर होता है, फिर लाइटिंग सोर्स होती हैं, फिर इसमें स्विंगेबल हेड होता है जिसे झूलनादार शीर्ष बोलते हैं। देखिए
पढ़ा दिया हमने। इसके अंगों का नाम तो लिख लीजिए। लोग कह रहे हैं फिगर बहुत कठिन है सर, दूसरा भेज दीजिए। टेलीग्राम पे हमने भेजा है, लेकिन क्या है, जब फिगर वही है तो वही तो भेजेंगे। तो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम बता रहे हैं ना, इसके बारे में देख लिया। आंतरिक वाय सब कुछ जो कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके पार्ट्स के नाम में बता रहे हैं। तो इसमें देखिए अगला जो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है इसमें आई पीस या आक्यूलर जिसे बोलते हैं ये लगा होता है। अभी एक लोगों का क्या काम है इसको भी बताएंगे और फिगर साथ में रख कर समझाएंगे आपको, ठीक है। इसमें प्रिज्म लगाया जाता है, इसमें आपका प्रोजेक्शन स्क्रीन लगाया जाता है। तो इतने सारे पार्ट होते हैं आपके टूल मेकर्स वाले में, ठीक है। ये आपके टूल मेकर्स जो माइक्रोस्कोप हैं इसके इतने सारे आपके पार्ट्स होते हैं। इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा तो थियोरी लिखने के बाद इतना पार्ट का नेमिंग करना बहुत ज़रूरी है, ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा और आगे समझते हैं इसका वर्किंग को। इसका वर्किंग किस प्रकार से है इसको हम समझते हैं। अब इसका वर्किंग मेथड समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है एक भारी खोखलाकार इसका सबसे पहले बेस होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका बेस यही है, इसका यह बेस है, आपको यहाँ बेस दिख रहा होगा, ठीक है। इस पर एक आपका स्विंगेबल हेड लगा होता है। इस पे आपका देखिए यहाँ पे एक स्विंगेबल हेड इस पे आपका एक लगाया गया है, ठीक। तो क्या होगा, खोखला आधार होता है इसका जिसपे एक स्विंगेबल हेड लगा होता है। आधार के नीचे साइड में लाइट सोर्स लगा होता है। जो आधार है आपका यहाँ बेस है, इसके साइड में आपका देखिए यहाँ लाइटिंग सोर्स आपका इसमें लगाया गया। ये फिगर हमने सेंड कर दिया है टेलीग्राम पे पहले, ठीक है। ये मापन स्टेज बॉल बियरिंग पर टिकी होती है। इसमें क्या होता है कि इसके बीच में आपकी बॉल बियरिंग्स लगाई जाती हैं जिसके बेस पे इसको हम टिकाए रहते हैं। जैसे जैसे ये देखिए फिगर बना है बस उसी को यार डिफाइन करते हुए हम चल रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें 2 माइक्रोमीटर आपके लगाए जाते हैं मेजरमेंट करने के लिए। इसमें 2 माइक्रोमीटर आपके लगाए जाते हैं, ठीक। घोरड़ी जो टेबल होता है, जो रोटरी टेबल होता है, इसी पे हम वर्क पीस को रखते हैं। जो आपका यहाँ रोटरी टेबल है इसी पे हम क्या करते हैं, आपके वर्क पीस को इसमें रखा जाता है। यहाँ पे देखिए आपका यह वर्क पीस यहाँ पे यह रखा गया। जो रोटरी टेबल होता है उसी पे हम वर्क पीस को रखते हैं, ठीक। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, रोटरी टेबल पर एक वर्नियर प्रोटेक्टर लगा देते हैं। ये जो रोटरी टेबल है इस पे आपका एक क्या लगा जाता है, एक आपका यहाँ पे वर्नियर प्रोटेक्टर लगाया जाता है, ठीक। जो क्या करता है कि जो रोटेबल टेबल है, जो घूमने वाला टेबल है, उसके रोटेशन को पढ़ता है और वह जो रोटरी टेबल होती है और नियर अबाउट आपकी 360 डिग्री तक आसानी से घूम सकती है, ठीक है। अब क्या करना है, जिस भी वर्क पीस को हमें मापना होता है उसका मेजरमेंट करना रहता है, उसको हम रोटेबल टेबल पर रख देते हैं, ठीक। उसके बाद वर्क पीस को रखने के बाद आधार के नीचे साइड से हम क्या करते हैं, जो प्रकाश है इसको हम जलाते हैं, ठीक। इसको जब जलाते हैं तो प्रकाश क्या करता है, इसमें आपका दर्पण वगैरह भी लगाया जाता है। तो दर्पण जो लगाया जाता है उससे 90 डिग्री पर परावर्तित हो जाती है, ठीक। उसके बाद परावर्तन के पश्चात क्या होता है कि जो आपका यहाँ रोटरी प्लेट होता है उससे यह होकर गुजरता है वह प्रकाश भी, ठीक है। जब वह उससे होकर गुजरेगा तो उसका एक छाया बनेगा। जब वह छाया बनेगा तो वह प्रिज्म आपका ऊपर यहाँ लगा होगा, प्रिज्म इसको क्या करेगा, चारों तरफ या इसको फैला देगा। उसके बाद क्या करेंगे, एक जो फोकस निकलेगा आपका, आप प्रैक्टिकल किए होंगे तो समझ में आया होगा, लेकिन प्रैक्टिकल तो है नहीं। तो जो प्रिज्म है इसके माध्यम से एक फोकस निकलेगा, उस फोकस के माध्यम से एक छाया बनेगा, ठीक। तो उस छाया को हम स्क्रीन पर एक कैलिब्रेट कर लेंगे और उसकी प्रोफाइल बना लेंगे और हमारा मेजरमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो जो थियरी अभी हमने बोला उसको हम टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, आप लोग आसानी से पढ़ लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। चलिए अब हम थोड़ा और आगे समझते हैं। आगे आपका आता है साइन बार। साइन बार क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए जो साइन बार होता है ये क्या होता है, साइन बार के माध्यम से हम क्या करते हैं कि जो भी हम लीनियर मेजरमेंट करते हैं उसको हम एंगल में चेंज करते हैं। जैसे कि लिखा गया है कि यह एक ऐसा मापन यंत्र होता है जो मापे जाने वाले कोण को लीनियर में बदलकर कोण व्यवस्थित करने या यथापूर्वक कोण मापने के काम में आता है। मतलब जो भी एंगल आपको मापना है उसको लीनियर में चेंज करके एक एक्यूरेट एंगल में इसको कन्वर्ट करता है। जो साइन बार रहता है वो कठोरीकृत इस्पात का बनाया जाता है, ठीक। कठोरीकृत इस्पात की एक ग्राइंडेड आयताकार काट या प्लेट या छड़ होती है जो आपको यहाँ ऊपर दिख रहा होगा इस फिगर में, ठीक है। यही जो है आपका एक कठोरीकृत या हार्डनेट स्टील की ग्राइंडेड छड़ रहती है, ठीक है, जो पहले से ही घिसी रहती है। अच्छे प्रकार से इसको डिजाइन किया जाता है।
उसके बाद क्या होता है, इसके दोनों सिरे पर समान व्यास के 2 रोलर लगे होते हैं। इसके दोनों सिरे पर देखिए यहाँ पे समान व्यास के 2 रोलर लगाए गए हैं। इन रोलरों के अक्ष आपस में समांतर होते हैं तथा इनके अक्षों के बीच की दूरी 12.5 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक होती है तथा इसकी ऊपरी सतह चपटी होती है। इन दोनों रोलरों के अक्षों के जो बीच की दूरी होती है लगभग आपका 12.5 से 25 सेंटीमीटर तक का होता है और इसका जो ऊपरी परत है आपका देखिए पूरा चपटा आकार का बनाया रहता है। तो ये आपका साइन बार होता है। साइन बार में क्या होता है, आइए हम इसको थोड़ा और फिगर के माध्यम से इसको हम डिटेल में समझते हुए चलते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा गया है कि जो साइन बार होता है हम इसमें क्या करते हैं कि जो रोलरों के बीच के अक्ष की दूरी को यथार्थता के आधार मानकर इसको ए तथा बी श्रेणी में बांट देते हैं। ठीक, एक ए हो गया, एक आपका बी हो गया। इसमें एक को हम ए मान लेते हैं और दूसरे को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ठीक है, ए श्रेणी की जो साइन बार होती है उसकी यथार्थता 0.001 सेंटीमीटर पर मीटर लंबाई में होती है तथा बी श्रेणी की जो साइन बार की यथार्थता होती है वह 0.002 सेंटीमीटर प्रति मीटर लंबाई की होती है। देखिए इसमें 2 श्रेणी में इसको बांटा गया। ए वाले को हम मानते हैं 0.001 और बी वालों को मानते हैं 0.002। ठीक, साइन बार के भार को कम करने के लिए इसकी बॉडी में आर पार कुछ छिद्र कर दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी बॉडी में ऊपरी सतह पे कुछ होल वगैरह कर दिए जाते हैं जिससे इसका वेट जो है वह कम हो जाए। ठीक है, साइन बार की साइज को उसकी लंबाई में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि 125 mm का ये हो सकता है, 250 mm का भी हो सकता है और 300 mm का भी यह हो सकता है। तो यह आपका साइन बार होता है। तो आशा करते हैं साइन बार समझ में आ गया होगा। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भेज देते हैं, रट लीजिएगा, जो मनवाया है वो कर लीजिएगा, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। इसमें देखिए कुछ रहता नहीं है, फिगर अगर आपको आता है समझ में तो आप अच्छे से इसको देख के समझ के पढ़ सकते हैं कि ये देखिए इसका चपटा होता है, इसमें 2 रोलर लगे हुए थे, इनके बीच की ये डिस्टेंस होती है, ये किस मटेरियल का बना होता है, ये सब इसमें आप आसानी से लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन होता है वो पूछा जाता है। बहुत ज़रूरी होता है कि साइन बार्स का जो उपयोग है वो क्या होता है, ये बार बार आपसे पूछा जाता है। साइन बार का प्रयोग किसी भी वर्कपीस को निश्चित कोण पर सेट करने के लिए, बाह्य टेपरों के कोण मापने के लिए तथा ज्ञात कोणों को जांचने एवं मापने के लिए किया जाता है। ध्यान सुनिए, जो साइन बार होता है इसका यूज एक निश्चित कोण सेट करने के लिए, किसी भी वर्कपीस का बाह्य टेपर कोण ज्ञात करने के लिए या अज्ञात जो भी उस पर एंगल बने हुए हैं सबको ज्ञात करने के लिए हम साइन बार का यूज करते हैं। आमतौर पर इसको प्रयोग करने में स्लिप गेज और सरफेस प्लेट की भी सहायता ली जाती है। इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग स्लिप प्लेटों का यूज करते हैं या सरफेस प्लेटों का या स्लिप गेजों का यूज करते हैं। तो ये आपका साइन बार होता है। तो यहाँ पे इसका आप इस तरह से डिफाइन करेंगे, फिगर वगैरह सब बनाएंगे। पहले थ्योरी लिख लीजिए कि किसी कार्यखंड के लिए साइन बार को ज्ञात कोण पर स्थित करने के लिए सबसे पहले हम उसका साइन बार को हम थीटा एंगल पर झुकाते हैं। यदि प्रयोग किया जा रहा है साइन बार के दोनों रोलर के एक दूसरे से यल दूरी पर स्थित हो तो साइन थीटा बराबर h/l से आवश्यक स्लिप की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि इसका कहने का मतलब ये था यहाँ पे कि ये आपका साइन बार होता था, ये आपका साइन बार है टोटल। तो इसमें क्या करते थे कि दोनों रोलर के बीच का डिस्टेंस आपका यल मान लिया, ठीक, और इसको हम यस डिस्टेंस पे देखिए यहाँ पे झुका दिए, यस डिस्टेंस पे इसको हम झुका दिए, ठीक। तो दोनों रोलरों के बीच की दूरी यल हो गई और यह थीटा एंगल पे यहाँ पे झुका दिया। तो साइन बार में इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू h/l, ठीक, या h बराबर लिख सकते हैं यल साइन थीटा। तो यह इसका अनुप्रयोग होता है। इन दोनों को झुकाकर हम इसका मेजरमेंट भी आसानी से कर सकते हैं। तो इस फिगर को भी आप बना लीजिएगा और इसको इस प्रकार से आप डिफाइन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे आपका पूछा जाता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के बारे में। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कोण मापन सबसे सरलता एवं सिंपल होता है। यह वर्नियर के सिद्धांत पे ही काम करता है। इसका मेन भाग पर मेन स्केल बनाया जाता है। देखिए इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ थोड़ा छोटा करते हैं, ये इसका मेन भाग है, इसी पे हम इसका स्केल वगैरह बना लेते हैं जो डिग्रियों में विभाजित रहती है। मेन स्केल के ऊपर एक वृत्ताकार प्लेट लगी होती है। ये जो है आपका वृत्ताकार प्लेट लगी हुई है और ये इसका मेन भाग होता है। जो मेन भाग है इस पर आपकी स्केलिंग की गई होती है, इसके ऊपर वृत्ताकार प्लेट आपकी लगाई जाती है जिसे हम वर्नियर स्केल के नाम से भी जानते हैं।
वर्नियर स्केल पूरे मेन स्केल पर वृत्ताकार घूमने के लिए स्वतंत्र रहता है। जो आपका वर्नियर स्केल इसमें लगाया जाता है वृत्ताकार प्लेट पर, वह हर डायरेक्शन में घूम सकता है। प्रोटेक्टर का आधार एकदम समतल बना दिया जाता है, एकदम यह देखिए आपका समतल बनाया जाता है। इसका जो आधार रहता है एकदम समतल रहता है इसमें, ठीक है। और जिससे कारखंड जो वर्कपीस रहे वह सतह पर सरफेस पर आसानी से बैठ सके और जो भी हमें मेजर करना रहे उसको हम आसानी से मेजर भी कर सकें, ठीक। ब्लेड को पूरी लंबाई में हम आगे पीछे कर सकते हैं। इसमें जो ब्लेड लगाया जाता है, ठीक, ये जो आपका यहाँ पे घुरली ब्लेड है, ये ब्लेड जो है ऊपर लगा है, इसको हम लंबाई में इसको आगे पीछे खिसका भी सकते हैं। इसकी लंबाई जो लगी होती है, इसमें जो ब्लेड लगाई जाती है उसकी लंबाई आपकी 150 mm से लगभग 300 mm तक मापी जाती है, ठीक है। और ब्लेड की इसमें जो चौड़ाई आपकी रहती है, जो चौड़ाई इसकी ब्लेड की वह 13 mm तथा इसकी जो मोटाई रहती है वह लगभग 2 mm की होती है। देखिए यार पूरा थियरी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। कल भर की बात है, पढ़ लीजिएगा, बाद में आपके ऊपर है याद रखते हैं या नहीं रखते हैं, ठीक है। ब्लेड के सिरे जो होते हैं वह 45 से 60 अंश के कोण पर कटे रहते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपके ब्लेड की कटे हैं ये 60 से 45 अंश तक काटे जाते हैं। इसमें न्यून कोण की प्लेटें भी लगाई जाती हैं जिसकी सहायता से 90 अंश से छोटे कोणों को भी आप आसानी से माप सकते हैं, ठीक। इसके ऊपर एक गोलीय लेंस लगा होता है जो प्रेक्षण लेने में सहायता प्रदान करता है। ये आपका इसके अंदर एक गोलीय लेंस वगैरह सब कुछ लगा के आसानी से हम इसका मेजरमेंट करते रहें, ठीक। तो ये आपका बेवल प्रोटेक्टर है। इसमें क्या होता है, अल्पतमांक इसका ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि इसमें वर्नियर के 30 भाग बने होते हैं। 30 भाग का मान हम 30 भाग का मान होता है आपके वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर पर वह नियर अबाउट 12.5 डिग्री तक का होता है, ठीक है। इसलिए जो वर्नियर स्केल पर अल्पतमांक हम ज्ञात करेंगे वह 12.5 डिग्री अपॉन 30 होगा। ज्ञात करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा जो कुछ भी इसमें आप ज्ञात कर लेंगे, ठीक। लास्ट में आपका जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक आएगा वो होता है मेन स्केल का अल्पतमांक माइनस वर्नियर स्केल का अल्पतमांक। तो जो मेन वाला होता है वो 0.5 डिग्री होता है और वर्नियर वाला आप जान रहे हैं कि 12.5 माना जा रहा है। तो यहाँ से इसको ऋण घटा के आपका 5 डिग्री या 5 अंश तक आपका या 5 सेकेंड तक का इसका अल्पतमांक मान लिया जाएगा, ठीक। तो यह आपका यहाँ पे समाप्त होता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। इसको भी हम टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, एक बार आप इसको देख जरूर लीजिएगा। आगे आपका सरफेस रफनेस आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार आपसे पूछा जाता है कि सरफेस रफनेस क्या होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि क्या होता है कि कोई भी यह सरफेस है, इसको जब मशीनों से ग्राइंडिंग वगैरह की जाती है, कटिंग की जाती है, तो इसके सरफेस पे कुछ न कुछ उभार बच जाता है, तो उसी को हम सरफेस रफनेस के नाम से जानते हैं। लिख रहा है कि किसी भी मशीन की सतह पर कुछ न कुछ इम्परफेक्शन सदैव पाई जाती हैं। ये अपूर्णताएँ जो होती हैं सतह पर शीर्ष व गड्ढों के रूप में आपकी होती हैं। जैसी कटिंग वगैरह की गई होती हैं वैसी आपके इसके सतह पर देखने को मिलती हैं। शीर्ष व गड्ढों की ऊंचाई तथा दूरी एक समान नहीं होती है, वो घटी बढ़ी ज़्यादा कम मोटी पतली कुछ भी हो सकती हैं। सतह का जो यह स्वरूप होता है प्रत्येक मशीनिंग प्रक्रम का एक विशेष चारित्रिक गुण होता है। मतलब जिस भी मशीन के माध्यम से आप कटिंग वगैरह करेंगे किसी भी मशीन से, तो हर मशीनों में यह क्वालिटी पाई जाएगी कि सरफेस जो है एकदम समान नहीं रहता है, ठीक है। यदि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से मशीनिंग की गई है तो यह सतह की रुचिता एक समान तथा निश्चित दिशा में होती है। जो सिंगल कटिंग टूल आप जानते हैं जिसमें केवल एक ही एज होता है, उसके माध्यम से अगर आप करेंगे तो आपको शायद अच्छा सरफेस मिल सके, ठीक। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त मशीन सतह पर रुचिता अनियमित परंतु निश्चित दिशा में होती रहती है। अगर आप सिलेंड्रिकल ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आप जानते होंगे जब ग्राइंडिंग करते हैं तो इसमें बहुत सारे अनियमितताएं पाई जाती हैं, बहुत सारी कमियां होती हैं, लेकिन वह निश्चित दिशा में रहती हैं जिसे आप बाद में सही कर सकते हैं फाइलिंग के माध्यम से। जबकि जो बोरिंग व लैपिंग होते हैं इसके पश्चात सतह रुचिता जो होती है, सरफेस रफनेस जो होती है वह बहुत ज़्यादा हो जाती है और दिशाहीन हो जाती है, दिशाहीन हो जाती है, मतलब हर दिशा में यह पाया जाता है। इसलिए प्रत्येक मशीनिंग प्रक्रम की सतह रुचिता का अपना अलग अलग ढंग होता है। इसके अतिरिक्त मशीनिंग संक्रियाओं की कमियों के कारण भी सतह रुचिताएँ आपकी उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए किसी भी मशीन सतह की रुचिता के पीछे विभिन्न प्रकार की अनियमितताएँ तथा मशीनिंग संक्रियाओं की कमियों का असर होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि सरफेस रफनेस क्या होता है। सिंपल तौर पे लैंग्वेज, ये सब दुनिया भर का लिखने से कोई मतलब नहीं है, सिंपल यही है। आप लिखेंगे
कि मशीनिंग के द्वारा अगर कटिंग हम करते हैं, कोई मशीनिंग प्रोसेस किसी पार्ट पे करते हैं, जॉब पे करते हैं, उसका सरफेस सही से नहीं हो पाता है, उस पर ऊपर खबर जगह हो जाती हैं, तो उसी को हम सरफेस रफनेस के नाम से जानते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि यह आपका एक सिंपल है, यह आपका एक प्लेन सरफेस है, इस पर जब हम मशीनिंग प्रोसेस कर देंगे तो आपको यहाँ पे देखिए ऊबड़ खाबड़ की स्थिति आपको इस पर देखने को मिलेंगी, आपको यह ऊबड़ खाबड़ देखने को मिलती हैं। तो यह आपका सरफेस रफनेस के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब चलिए हम आगे देखते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। लिखा गया है कि पहला कि मशीन में उत्पन्न होने वाले कंपन प्रोडक्ट की सतह को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी मशीनिंग प्रोसेस आपका हो रहा है, उसमें आपके वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो वो जो होते हैं इसमें सरफेस रफनेस को जनरेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कहता है कि यदि मशीन के विभिन्न प्रचाल जैसे कि इसकी स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट, ये सब पदार्थ के अनुकूल नहीं है तो भी आपकी सरफेस रफनेस बढ़ जाती है। अगर ये सब सही से नहीं हो रहे हैं तो भी आपके सरफेस रफनेस बढ़ जाएंगे। पता चले आपको स्पीड कम करना है, आप स्पीड बढ़ा दे रहे हैं, डेप्थ ऑफ कट कुछ mm में देना है, आप मीटर में डाल दे रहे हैं, तो भाई इससे भी आपके सरफेस रफनेस प्रभावित होगी। नेक्स्ट कहता है कि यदि मशीन का चयन, कटिंग टूल का चयन या मशीनिंग का प्रकार सही से नहीं होगा तो भी इसकी संभावना होगी, बढ़ेगी। जिस टूल का चयन करना है, जिस टूल से कटिंग ड्रिलिंग करनी है, अगर वो सही से आप नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे टूल के माध्यम से कर रहे हैं, तो भी आपका सतह खुरदरापन हो सकता है। नेक्स्ट कहता है कि मशीन फिक्चर्स, टूल तथा कार्यखंड में से किसी की भी दृढ़ता अगर कम होती है तो भी सरफेस रफनेस बढ़ती है। जैसे क्या होता है, जिस फिक्चर्स के माध्यम से, जिस टूल्स के माध्यम से आप उसको पकड़े हुए हैं, प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, अचानक से वह ढीला पड़ जाए तो भी, अचानक से प्रोडक्ट इधर उधर खिसक जाए तो भी सरफेस रफनेस की स्थिति पैदा हो सकती है। नेक्स्ट कहता है कि कटिंग टूल की शार्पनेस कम होने पर भी सतह रुचता होती है। जो कटिंग टूल है अगर वह शार्प नहीं है, ज़्यादा पतला नहीं है उसकी कटिंग एज, तो भी यह स्थिति जनरेट होती है सरफेस रफनेस की। नेक्स्ट कहता है कि कूलेंट का समुचित प्रयोग न होने पर सतह रुच्छ हो जाती है। जैसे क्या होता है, मटेरियल कभी कभी गर्म हो जाते हैं तो पिघल भी सकते हैं, वहाँ कूलेंट की आवश्यकता होती है। अगर वो नहीं रहेगा तो भी आप सतह रुच्छता की स्थिति में हैं। नेक्स्ट कहता है कि पदार्थ की कठोरता कम होने पर भी सतह रुक्ष हो जाती है। जैसे कि हर मटेरियल की अलग अलग कठोरता होती है, अगर कठोरता कम हो गई तो भी वहाँ पे सरफेस रफनेस की कंडीशन उत्पन्न होगी। तो ये सब प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। अगला आपका लिमिट्स क्या होते हैं, सीमाएं जिसे बोलते हैं। तो क्या कह रहा है कि किसी पार्ट्स की ड्राइंग आपकी दो प्रकार के साइज के माध्यम से अंकित किया जाता है। पहला एक मैक्सिमम साइज होता है, दूसरा मिनिमम साइज होता है। ठीक, एक मैक्सिमम साइज, एक मिनिमम साइज के माध्यम से आप ड्राइंग अंकित करेंगे, ड्राइंग को बनाएंगे। इन्हें अधिकतम माप और न्यूनतम माप की सीमाओं या आसानी से कहने के लिए लिमिट्स बोल सकते हैं। जो मैक्सिमम, जो मिनिमम है, इन्हीं को हम लिमिट के नाम से जानते हैं। जो मैक्सिमम साइज, जो मिनिमम साइज है, इन्हीं को हम लिमिट के नाम से भी जानते हैं। ड्राइंग के अनुसार पार्ट्स का जो अधिकतम माप होता है उसका ऊपरी सीमा जो होता है उसको हम अपर लिमिट तथा उसका जो न्यूनतम माप होता है उसको हम लोअर लिमिट के नाम से जानते हैं। ये सब आपको हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा आप लोग। बस यही शायद आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड करेंगे। बस टेलीग्राम पे हम जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसका आंसर सहित हम भेज देंगे, आप लोग देख कर रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। न्यूनतम शाफ्ट में एवं होल के संदर्भ में शाफ्ट का अधिकतम अनुमन्य माप उसकी अधिकतम सीमा कही जाएगी तथा उसका जो न्यूनतम माप रहेगा उसकी वह मिनिमम लिमिट होती है। इसमें इस प्रकार होल का अधिकतम अनुमान माप उसकी अधिक सीमा होती है तथा होल का न्यूनतम अनुमान माप उसकी लोअर सीमा होती है। मतलब जो अंक बड़ा उसे अपर, जो अंक छोटा उसको लोअर। तो आई थिंक आपको ये लिमिट के बारे में भी समझ में आ चुका होगा। तो बचे हुए जितने क्वेश्चन हैं वो टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे फोटो के रूप में, आप वहाँ से देख के पढ़ सकते हैं। इतना आप लोग तैयार कर लेते हैं तब भी आपका 25 नंबर तो आ ही जाएगा, 25 से 30 नंबर तो आ ही जाएगा। और क्वेश्चन बचे हुए भी हैं उसको हम टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे।